तो अभी हम जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन दैट इज एनकोर, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारे मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं आपके कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड। बेसिकली किसी भी विधानसभा इलेक्शन में हमारे स्टेट लेवल पे 3 लॉगिन्स होते हैं। फर्स्ट हमारा ईसीआई लेवल पे जो हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं, और फिर सी ऑफिस की क्रिएट करते हैं। देन सीओ ऑफिस के अलावा डीओ और आरओ लेवल पे भी हमने इसमें लॉगिन दे रखे हैं। फर्दर कुछ एजेंट्स के और सुपरवाइजर्स के अकाउंट बनते हैं, बट दे आर ओनली नीड बेसिस। आई रिक्वेस्ट मिस्टर प्रशांत टू काइंडली अनशेयर योर स्क्रीन। आई रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट टू काइंडली प्लीज डू नॉट शेयर योर स्क्रीन, बिकॉज जैसे ही आप इस गूगल मीट में अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मेरी अनशेयर हो जा रही है एंड इट इज हैम्परिंग द प्रोसेस। सो प्लीज डू नॉट शेयर योर स्क्रीन। ओके, तो अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एनकोर सिस्टम में आपके सीओ डीओ एंड आरओ लेवल के लॉगिन बनाए गए हैं। हर लेवल की एक डेडिकेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड है डिपेंडिंग ऑन द मॉड्यूल। अगर हम मॉड्यूल की बात करें तो हमारे टोटल 10 मॉड्यूल 8 मॉड्यूल हैं इस सिस्टम में, जो कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग है। जैसा कि आपका गजट नोटिफिकेशन, आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो इलेक्शन का जिस दिन से है, उस दिन से नॉमिनेशन आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन में हम पहले 4 मॉड्यूल को ही कवर करेंगे, दैट इज कैंडिडेट नॉमिनेशन, एफिडेविट, कैंडिडेट स्क्रूटनी एंड फाइनलाइजेशन, देन इलेक्शन परमिशन। अगर हम कैंडिडेट नॉमिनेशन की बात करें तो कैंडिडेट नॉमिनेशन आपके पास 2 तरीके से आएगा, दैट इज फर्स्ट वन थ्रू ऑनलाइन मोड एंड सेकंड वुड बी फ्रॉम ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड अब तक जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस है, उसमें ऑफलाइन मोड में ही हमारे पास ज्यादातर नॉमिनेशन फॉर्म आते हैं। ऑनलाइन नॉमिनेशन की फैसिलिटी हमने ड्यूरिंग कोविड स्टार्ट की थी, जिसमें प्रोविजन था कि कैंडिडेट खुद से अपनी पूरी प्रोफाइल क्रिएट करके उस आरओ ऑफिस जाए फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, सो दैट जो उसका समय लगता है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिशन ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो सारी चीजें ना हो। इंस्टेंटली उसका फॉर्म फिजिकली वेरीफाई कराया जा सके और जो है नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया जा सके। सो पहले हम ऑफलाइन नॉमिनेशन के प्रोसेस को देख लेते हैं क्विकली। ऑफलाइन नॉमिनेशन की बात करें तो अगर हम डायरेक्टली डेमो साइट पे आ जाते हैं कि किस तरीके से आपको जब भी नॉमिनेशन प्रोसेस आपके यहाँ स्टार्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़, इट फॉर द फर्स्ट फेज इट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 13th ऑफ अक्टूबर। 13 तारीख से जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी छत्तीसगढ़ में फर्स्ट फेज में होंगी, उनके नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें आरओ को करना क्या होगा, सिंपली मैं अभी डेमो का यूआरएल यूज कर रहा हूं जस्ट टू शो यू हाउ एवरीथिंग विल गो इन द साइट। सो जस्ट लेट मी हैव, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक आरओ लॉगिन से यहाँ पे साइन इन हूँ डेमो पोर्टल पे। जस्ट लेट मी लॉग इन विद सीओ आल्सो। तो नाउ हम अगर आरओ लॉगिन में वापस देखें तो नॉमिनेशन से रिलेटेड हमारी जितनी भी एक्टिविटी हमारे सेकंड मेन्यू कैंडिडेट ऑप्शन में अवेलेबल है।
जिसमें कि आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक क्रोनोलॉजिकल वे में सारे ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे जो कि आपकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे ही आपके पास फर्स्ट डे कोई नॉमिनेशन आता है, नाउ अगर आप आरओ हैंडबुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो देयर इज मेंशन दैट यू हैव टू डिजिटाइज ईच एंड एवरी नॉमिनेशन विद इन 24 आवर। बट आपका दिन भर, जैसे कि आपका जो नॉमिनेशन पीरियड होता है वो 3 बजे तक का होता है, 11 से 3 का। वी डू नॉट प्रेशराइज कि आप उस पीरियड में ही फॉर्म को डिजिटाइज कीजिए, बट एंश्योर कि बाय डे एंड उसी तारीख में आपको वो फॉर्म डिजिटाइज करना है, सो दैट जो रिपोर्ट आप कमीशन के साथ शेयर कीजिए कि आपके यहाँ अब तक कितने टोटल नॉमिनेशन हुए हैं, दैट शुड मैच विद द डेटा विच आर गेटिंग वैलिडेटेड ऑन द सिस्टम। आरओ हैंडबुक में लिखा जरूर है कि उसमें आपको 24 घंटे के अंदर सिस्टम में उस पर्टिकुलर नॉमिनेशन को डिजिटाइज करना है, बट दैट डजंट मीन्स कि अगर आपने 2 बजे किसी पर्टिकुलर नॉमिनेशन को रिसीव किया है तो आप अगले दिन 2 बजे तक उसे डिजिटाइज करेंगे। आपको करना क्या है, जिस दिन भी आपको नॉमिनेशन रिसीव हो गया आप सिस्टम में उस नॉमिनेशन फॉर्म को डिजिटाइज करेंगे सेम डेट में बिफोर 12 मिडनाइट। अब डिजिटाइज करने का प्रोसेस होता कैसे है, आपके पास फिजिकल कोई नॉमिनेशन आ गया, नॉमिनेशन रिसीव कर लिया, नॉमिनेशन पीरियड ओवर हो गया 3 बजे के बाद, अब आप फॉर्म को डिजिटाइज करना शुरू करेंगे, विच इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस इन केस ऑफ ऑफलाइन नॉमिनेशन। ऑफलाइन नॉमिनेशन में करना क्या है, सिंपली आपको कैंडिडेट की फोटो स्कैन कर लेनी है। स्कैन करने के बाद वो नॉमिनेशन किस पार्टी से आया है वो पार्टी सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे जो सिंबल है वो 200 आएगा, अभी आपको कोई सिंबल यहाँ नहीं अलॉट करना है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सर स्क्रीन शेयर कर दें सर पीपीटी की। सर विजिबल है आई थिंक आपको, यहाँ पे पीपीटी नहीं सर, डेमो का मैंने स्क्रीन शेयर कर रखा है। आई होप आपको दिख रहा होगा। क्लियर नहीं दिख रहा सर। सर मेरा निवेदन था कि इसकी पीपीटी आप भेज दें। नहीं दिख रहा सर। दिख रहा है सर क्लियर है सर, दिख रहा है, दिख रहा है सर, ठीक है सर, थैंक यू। दिख रहा है सर। तो जस्ट आप यहाँ पे कैंडिडेट का नाम शेयर लिखेंगे, जो भी आपके पास फॉर्म में आया है हिंदी में आप यहाँ पे मेंशन करोगे, देन जो भी रीजनल लैंग्वेज में है वो, अभी जस्ट बिकॉज मेरे सिस्टम में हिंदी फॉन्ट नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट पेस्टिंग द सेम नेम। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने का आता है। देन ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, अगर इन केस आपके फॉर्म में अवेलेबल है देन यू कैन एंटर इट। सर इसमें जो नाम डालना है वो पर्चे में जो नाम आएगा वो डालना है कि या जो नॉमिनेशन फॉर्म में आया है? सॉरी सर, सर जो नॉमिनेशन में आपका फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म होता है ना, उसमें जो नाम रहेगा आपको वो डालना है। सर इसी से 7A जनरेट होता है, उसमें तो वो नाम आता है जो कि बैलेट पेपर में आता है। सर अगर किसी कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट की है कि जो फॉर्म 7A या बैलेट पेपर पे जो नाम दिखाना है वही पब्लिक डोमेन में आप यहाँ भी दिखाना चाहते हो, तो वो आपको नेम में सेम जो भी उसका नाम वहां पे अंकित है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, नेम इन इंग्लिश वाले में। यही नाम हम फॉर्म 7A पे भी भेजेंगे और वही नाम हम जो ईसीआई की वेबसाइट पे या एफिडेविट पोर्टल या किसी भी पोर्टल पे शो करेंगे वो यही नाम शो करेंगे। ठीक है सर? ठीक है सर एक क्वेश्चन था सर वर्नाकुलर में नाम डालना जरूरी है, हिंदी मैंडेटरी नहीं है सर। जिसका भी क्वेश्चन था ये जी सर एलियास नेम में यदि कोई उपनाम डालता है उर्फ वाला, उसको मेंशन करना है क्या?
सर एलियाज नेम चूंकि फॉर्म का हिस्सा था, इस वजह से हमने स्टैट्यूटरी फॉर्म से उठाया है, लेकिन जो भी नाम आप यहाँ एलियाज में एंटर करेंगे वो पब्लिक डोमेन में कहीं दिखेगा नहीं। अगर आपको पब्लिक डोमेन में फॉर एग्जांपल राहुल कुमार उर्फ समथिंग, मान लीजिए इंजीनियर या डॉक्टर या कुछ भी ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है जो कि उस नाम से प्रचलित है, या सिर्फ राहुल कुमार उर्फ राहुल लिखवाना चाहता है, तो वो आपको नेम इन इंग्लिश में मेंशन करना पड़ेगा, तभी वो नाम जो है पब्लिक डोमेन में उस तरीके से दिखेगा। जैसे सर कोई जैसे व्यक्ति है जो राहुल कुमार उर्फ गुरुजी बोलता है, तो क्या है वहाँ इलियास नेम में अपन को राहुल कुमार और गुरुजी दोनों लिखना पड़ेगा क्या? सर उस केस में आपको राहुल कुमार उर्फ गुरुजी पूरा लिखना पड़ेगा, तो ही जाके ईसीआई की वेबसाइट या काउंटिंग के दिन या एफिडेविट पोर्टल पे वो नाम उस तरीके से दिखेगा। और सर ये डेमो जब हम कर रहे थे तो एक प्रॉब्लम थी कि पहला जहाँ पे आपने बोला सर कि सिंबल अलॉट नहीं करना है, वहां पे कुछ पार्टी सिलेक्ट करते ही सिंबल ऑटोमेटिकली अलॉट हो रहा था। सर वो सिर्फ उस केस में आता है जबकि वो जो हमारी नेशनल पार्टी है लाइक बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जिनको कि उनके सिंबल ऑलरेडी अलॉटेड है, उन केस में ही वो सिंबल सिर्फ अलॉट होके आएगा, बाकी किसी केस में सिंबल अलॉट नहीं होगा। आपकी स्टेट पार्टी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और आरयूपीपी के केस में वहां 200 नंबर का ही आइकन आएगा जिसमें कि सिंबल नॉट अलॉटेड लिख के आएगा। जब भी आप फाइनलाइजेशन ऑफ कैंडिडेट पे जाएंगे, कंटेस्टिंग कैंडिडेट पे, तब जाके आप वो सिंबल अलॉटमेंट के प्रोसेस में जाके उन्हें सिंबल अलॉट करेंगे। ठीक है। एनीथिंग एल्स? बता दीजिए तो हम बात। शिव कुमार सिंह सर, प्लीज म्यूट योर माइक। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं, जेंडर एंटर कर देंगे। सर अगर मेरा नाम आधार कार्ड में तो या वोटर पर्ची में तो सर एबीसी में है, बट मुझे सब लोग एसवाई के नाम से जानते हैं, तो क्या सर मैं सर किस नाम से जानते हैं? सर प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक, आपका माइक म्यूट पे है। मैं हेलो जी सर। मेरा नाम हेलो सर, ये पूछना चाह रहे हैं कि नेम और एलियास नेम को थोड़ा सा क्लियर कर दें। सर मैंने अभी आपको बताया, जैसे अगर आपको राहुल कुमार उर्फ साइट पे लिखना है तो आपको यहाँ पे उर्फ यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया, तब जाके वो नाम जो है पब्लिक डोमेन में कहीं दिखाई देगा। और सर ये एलियास नेम में क्या जाएगा फिर? सर एलियाज नेम में आप जो लिखेंगे, एक्चुअली ये एलियाज नेम जो है ये स्टैट्यूटरी फॉर्म का हिस्सा है, इस वजह से यहाँ है, बट एलियाज नेम को हम कहीं भी पब्लिक डोमेन में दिखाते नहीं है। जैसा कि आपके पास पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट आती है कि मेरा पब्लिक डोमेन में चाहे वेबसाइट पे या काउंटिंग के दिन जो नाम दिख रहा है वो भी कुछ इस तरीके से ही दिखना चाहिए, तो आपको जो कैंडिडेट के नाम वाला सेक्शन है उसी में वो टोटल डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। मतलब एलियास नेम पर खाली छोड़ दें? हाँ, अगर आप खाली भी छोड़ देंगे दैट इज नॉट मैंडेटरी, वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, इस तरीके से पूरा फॉर्म भर लेने के बाद अब बारी जो आती है वो आपको लास्ट में यहाँ पे क्रिमिनल एंटीसीडेंट डिटेल मार्क करने की आती है। क्रिमिनल एंटीसीडेंट डिटेल जब आप यस मार्क करोगे तो इस केस में होता क्या है कि आपको एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें कि आपको फाइल अपलोड करनी होती है। अब एफिडेविट में पार्ट 5 और पार्ट 6 का जो सेक्शन होता है उसमें जो है आपका क्रिमिनल एंटीसीडेंट डिटेल्स पड़ी होती हैं। आप प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि जो यहाँ पे आपको अपलोड करना है वो सिर्फ पार्ट 5 और पार्ट 6 ही अपलोड करना है। उसकी एक अलग से पीडीएफ बनानी है,
जिसकी 3 MB से ज्यादा की साइज नहीं हो सकती। आपको मैक्सिमम 3 MB की साइज की वो पर्टिकुलर पेज जिसमें पार्ट 5 और पार्ट 6 मेंशन है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का एक सेपरेट पीडीएफ जनरेट करेंगे। पीडीएफ जनरेट करने के बाद यहाँ पे उस पीडीएफ को अटैच करेंगे। जैसे ही आप इसको अटैच कर दोगे, नाउ यू आर रेडी टू सबमिट योर फॉर्म। आप फॉर्म को सबमिट करोगे और आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी आपके पास जो है कैंडिडेट आईडी यहाँ पे राहुल कुमार और डॉक्टर नाम से सबमिट हो गई सर है। इसमें क्रिमिनल केस होंगे तभी अपलोड करना है या हाँ, अगर उस कैंडिडेट का क्रिमिनल एंटीसीडेंट डिटेल होगा वो वेरीफाई करने के लिए आपको उस कैंडिडेट के एफिडेविट का पार्ट 5 और पार्ट 6 चेक करना पड़ेगा। अगर वहां पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई केस है तो आप उसको यस मार्क करके आप फिर उस पर्टिकुलर एफिडेविट के पार्ट 5 और पार्ट 6 की एक सेपरेट पीडीएफ अटैच करोगे यहाँ पे और नॉमिनेशन फॉर्म को सबमिट करोगे। होता क्या है, प्रीवियस सिलेक्शन में भी ऐसा कई जगह हुआ कि कुछ आरओ ने पार्ट 5 और पार्ट 6 की सेपरेट पीडीएफ ना बना के कंप्लीट एफिडेविट की जो पीडीएफ बनाई थी वही यहाँ भी अटैच कर दी। तो आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है। प्लीज इंश्योर कि वाइल डेटा एंट्री ऑफ एनी नॉमिनेशन, अगर आप किसी भी कैंडिडेट का क्रिमिनल एंटीसीडेंट मार्क कर रहे हैं तो यू हैव टू ओनली अटैच पार्ट 5 एंड पार्ट 6 ऑफ दैट एफिडेविट। ओके, नाउ जैसे ही आप एफिडेविट किसी भी कैंडिडेट का नॉमिनेशन सबमिट कर दोगे, अब आपको उसको एफिडेविट जो कि उसके नॉमिनेशन फॉर्म के साथ रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे ही आप उसका एफिडेविट अपलोड कर दोगे, नाउ यू विल सी कि आपको लिस्ट में फिर उस कैंडिडेट का नाम डिटेल्स दिखाई देने लगेगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जितने भी नॉमिनेशन आपको आए रहते हैं आपको सेपरेटली एफिडेविट अपलोड करना है। अब बात आती है कि अगर गलती से कोई प्रोफाइल क्रिएट हो गई है या कुछ भी कंफ्यूजन हो गया है और आप उसको ड्रॉप करना चाहते हैं, जब तक आपने किसी भी कैंडिडेट का एफिडेविट नहीं अपलोड किया है तब तक तो आप केस को ड्रॉप, किसी भी नॉमिनेशन को ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन जो ड्रॉप का ऑप्शन है, अगर आपने किसी भी कैंडिडेट का एफिडेविट अपलोड कर दिया उसके बाद आपको सिस्टम जो है ड्रॉप करने अलाउ नहीं करेगा। सो इस तरीके से आपका नॉमिनेशन प्रोसेस हो जाता है। नाउ देयर इज अ कंडीशन कि एक ही कैंडिडेट मल्टीपल नॉमिनेशन सबमिट कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि देयर इज अ रूल बाय लॉ, एक कैंडिडेट को एक विधानसभा में मैक्सिमम 4 नॉमिनेशन सबमिट करना अलाउ हुआ है। दैट मीन्स ही कैन सबमिट नॉमिनेशन इन मल्टीपल कॉम्बिनेशन। या तो वो चाहे तो एक ही पार्टी से 4 नॉमिनेशन दे दे, या 2 किसी नेशनल या रिकॉग्नाइज पार्टी से दे दे, 2 एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दे दे, या और भी जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो कर सकता है। तो उस केस में आपको करना क्या है, आपने पहली प्रोफाइल तो उसकी एज फ्रेश नॉमिनेशन की तरह बनानी है, लेकिन जो भी उसके बाकी नॉमिनेशन होंगे चाहे वो सेम पार्टी से हैं या फिर अलग अलग पार्टी से हैं, यू हैव टू चूज दिस ऑप्शन ऑफ मल्टीपल नॉमिनेशन ओनली। क्योंकि होगा क्या, आप जैसे मल्टीपल नॉमिनेशन में गए, कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट किया, कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट करने के बाद किस पार्टी से वो नॉमिनेशन है, अगर सेम है तो सेम, एज ए इंडिपेंडेंट है तो आप इंडिपेंडेंट सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करने के बाद भी दिस विल बी आपकी सारी प्रोफाइल में जो डिटेल्स थी, उसके नाम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, वही डुप्लीकेट होंगी, लेकिन एफिडेविट जो उसने सबमिट किया है दूसरे वाले नॉमिनेशन के साथ वो आपको अलग से यहाँ पे अटैच करना होगा बाई स्कैनिंग एंड क्रिएटिंग अ सेपरेट पीडीएफ फॉर दिस नॉमिनेशन। तो आपने करना क्या होगा, उस दूसरे नॉमिनेशन के लिए भी आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे और आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। इस तरीके से किसी भी एक कैंडिडेट के लिए जितने भी नॉमिनेशन आएंगे, आप पहली वाली प्रोफाइल फ्रेश क्रिएट करोगे, उसके अलावा दूसरी वाली प्रोफाइल आप मल्टीपल नॉमिनेशन के थ्रू ही करोगे, आप उसको फ्रेश नॉमिनेशन नहीं करोगे। वरना होगा क्या कि रिपोर्ट में आपके, जी बताइए सर, ये जो सेकंड वाली प्रोफाइल की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड एफिडेविट में अगर चेंज होता है पार्ट 5 एंड 6 तो वो सेपरेटली अपलोड करना है क्या?
सर किसी भी कैंडिडेट का क्रिमिनल एंटीसीडेंट दो एफिडेविट में अलग अलग नहीं हो सकता, दैट विल रिमेन सेम। सर अगर एक में प्रोवाइड किया है सर, क्रिमिनल रिकॉर्ड एक में प्रोवाइड किया है, एक में नहीं किया, मतलब लेटेस्ट में कर रहे हैं और पहले उन्होंने जब 2 दे चुके थे उस पे नहीं किए थे सर, तो वो ये सर दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक डिटेल। ये क्रिमिनल एंटीसीडेंट डिटेल्स वो गलत नहीं प्रोवाइड कर सकता कैंडिडेट। अगर ऐसा है तो आप स्क्रूटनी के टाइम फिर उसको पॉइंट आउट करेंगे कि आपने पहले नहीं दिया था, सो दैट उसके सारे नॉमिनेशन में जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट डिटेल है वो करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। और जी सर, और एक ये था कि जब हम मल्टीपल सर जब मल्टीपल बना रहे हैं तो एक पे रिसिप्ट जनरेटेड आता है नीचे पे टैग, और एक पे आता है कि अप्लाइड, तो सर उसका डिफरेंस क्या है? कुछ रिसिप्ट तो कहीं से जनरेट होता नहीं है ऑफलाइन फॉर्म में। अगर किसी भी कैंडिडेट का जब फ्रेश नॉमिनेशन आप अप्लाई करेंगे तो रिसीट जनरेटेड का टैग आता है, लेकिन जब उसी कैंडिडेट का, जैसे अभी मैंने पहला वाला नॉमिनेशन जो ये वाला था, ये रिसीट जनरेटेड आ रहा है क्योंकि ये प्रोफाइल मैंने फ्रेश क्रिएट की थी, लेकिन जब इसी की मल्टीपल नॉमिनेशन जनरेट की तो इसका स्टेटस अप्लाइड आएगा। जी सर ऑफलाइन नॉमिनेशन हेलो सर सर 1 by 1 प्लीज। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मतलब बार बार कट हो रही है आपके पास। सर सर आई थिंक आपके एंड पे, सर आपके एंड पे इशू है सर, बाकी कहीं और नहीं। आप प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक करिए प्लीज। आ रही है कि नहीं, क्या पता। हेलो सर, हेलो जी बताएं। सर अगर नॉमिनेशन फॉर्म ऑफलाइन वो भर के दे रहा है, उसमें एड्रेस वगैरह वो अलग अलग लिखता है, तो अपन तो यहाँ प्रोफाइल कॉपी कर रहे हैं और नॉमिनेशन फॉर्म में वो चीजें अलग अलग होंगी, नेम लिखने का तरीका भी हो जाता है। सर अगर ऐसा होता है कि किसी कैंडिडेट ने 2 फॉर्म दिए जिसमें एड्रेस अलग अलग हैं, तो उस केस में भी आप उसकी प्रोफाइल मल्टीपल नॉमिनेशन के थ्रू ही जनरेट करोगे। आपने करना क्या है, कैंडिडेट में जाके जब ये लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट में जाएंगे तो आपको वो नॉमिनेशन मिल जाएगा अलग अलग। आप उसमें से जो भी पर्टिकुलर एड्रेस आप अपडेट करना चाहते हो, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके वो पर्टिकुलर एड्रेस बदल देना यहाँ से। ठीक है, ठीक है सौरभ सर। सर इसमें टेस्ट किया था, उसमें जब हम प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो वो दोनों प्रोफाइल में सेम हो जाता है डाटा। मैं चेक कर लेता हूँ। हमने नॉमिनेशन फर्स्ट नॉमिनेशन भरा है और सेकंड भरा है, जब प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं तो वो डिटेल दोनों प्रोफाइल में चेंज हो जा रहा है। मैं चेक करा लेता हूँ सर, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है जी सर। सर राजनांदगांव से सर, एक तो हिंदी का जो इशू था जो डिस्कस भी हुआ था उस ट्रेनिंग में, एक्चुअली हम लोग हिंदी में रामेश्वर लिख रहे हैं नॉर्मल में, तो शाह मतलब वो कुछ अजीब सा शाह टाइप का बन जा रहा है सर। और अगर कैंडिडेट चाहता है कि वो आधा शाह ही रहे, उसके लिए क्या यूनिकोड में उस तरीके से ही रहता है। बट अगर सर प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ओके सर, अगर यूनिकोड में होता क्या है सर कि जब भी हम उसको पेस्ट करते हैं तो उस तरीके से हो जाता है। बट अगर कोई ऐसा स्पेशल नेम है जो कि आपको इशू आ रही है यहाँ पे हिंदी में लिखने में, सो जस्ट हमें जिस भी फॉन्ट में वो सही है ना सर, वो फॉन्ट में वो नाम लिख के दिलवा दीजिएगा, हम डायरेक्ट डीबी में उसको इंसर्ट करा देंगे। ठीक है सर, आई होप इट इज क्लियर सर। ओके जो एफिडेविट अपलोड करते हैं सर, उसमें एफिडेविट में जो भी हमें देता है सामने वाला कैंडिडेट, सारा कुछ स्कैन करके अपलोड कर देना है, या एक्सेप्ट 5 and 6 मींस फॉर्म 26 अपलोड करना है? एफिडेविट में आप पूरा करोगे एक्सेप्ट हिज पर्सनल डॉक्यूमेंट, आप उसका पैन और बैंक अकाउंट नंबर ये सारी चीजें नहीं अपलोड करोगे। एफिडेविट जो होगा वो पूरा का पूरा अपलोड होगा एज इट इज, इंक्लूडिंग पार्ट 5 and पार्ट 6। लेकिन जब किसी भी कैंडिडेट का आप क्रिमिनल एंटीसीडेंट यस मार्क कर रहे होगे, देन इन दैट केस यू हैव टू ओनली अपलोड part 5 and part 6 and you need to exclude each and everything from the affidavit. Okay
ओके सर, ओके सर, अगर किसी का क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है तो भी क्या ब्लैंक 5 और 6 पार्ट 5 और 6 अपलोड करेंगे? नो सर, अगर आप किसी का भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट नो मार्क करेंगे ना, तो आपको फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आएगा ही नहीं। ओके सर, एक रिक्वेस्ट था कि इस एफिडेविट का प्लस पार्ट 5 और 6 तो ओके है, बट एफिडेविट के लिए कोई एक सैंपल अगर आपने कुछ रखा हो, सैंपल फाइल, मतलब क्या क्या उसमें होना चाहिए। नॉर्मली एफिडेविट में होते हैं पेजेस। सर नॉर्मली ये हमारी जो साइट है ये affidavit.eci.gov.in, इसमें ना आप बैक डेट की 2019 से लेके अब तक जितने इलेक्शन हुए हैं वहां पे सारे इलेक्शन के एफिडेविट आपको मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी कैंडिडेट का एफिडेविट देखना चाहता हूं तो यू जस्ट क्लिक ओवर हियर, आपको वो एफिडेविट मिल जाएगा। आप चाहो तो सैंपल यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि उस कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट अपने एफिडेविट में क्या क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके सर, ओके सर उसका जो नाम है वो 7A में कहाँ से उठाएगा सर? सर 7A में जो नाम उठाएगा वो कैंडिडेट का यहाँ से जो लिस्ट बनी है ना, जो भी हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी भी कैंडिडेट का नॉमिनेशन जब फाइल करेंगे तो जो भी नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे अगर XYZ भी मेंशन कर दिया ना तो 7A में ये XYZ ही जाएगा इस सिस्टम के। ठीक है, थैंक यू सर। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ऑफलाइन नॉमिनेशन। अब बारी आती है कि आपके पास एक मोड और होगा जिसके थ्रू आपको नॉमिनेशन रिसीव होगा। सो मैंने आपको कैंडिडेट डिटेल्स बता दी है, अपलोड एफिडेविट बता दी है, मल्टीपल नॉमिनेशन बता दिया है। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी कैंडिडेट का अगर एफिडेविट चैलेंज हो तो उसके बेसिस पे कैंडिडेट आपको एक काउंटर एफिडेविट दे। नाउ दो चीजें इसमें समझने की हैं जो कि बहुत ही क्रूशियल इशू है और पॉलिटिकल पार्टीज में कंसर्न भी रेज करती हैं। तेलंगाना में अभी रिसेंट जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था तो उस केस में एक कोर्ट केस भी फाइल हुआ था एक आरओ के ऊपर। उसमें हुआ क्या था कि उसने पुराने ईटीएस सिस्टम में, आई थिंक ईटीएस सिस्टम ही था या नेक्स्ट जेन या कुछ ऐसे करके सिस्टम था, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो उसमें क्या था एफिडेविट गलत अपलोड किया था और फिर डिलीट कर दिया और बाद में उसे रिप्लेस किया। आप जब भी एफिडेविट अपलोड कीजिए या जो भी इंफॉर्मेशन आप एनकोर में पब्लिक डोमेन की कर रहे हो ना, आप प्लीज थोड़ा कॉन्शियसली उसको करें, क्योंकि किसी भी मीडिया हाउस या पॉलिटिकल पार्टी या सिटीजन डोमेन में अगर कोई इंफॉर्मेशन जा रही है तो आप उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर ले। अब एनकोर सिस्टम में होता क्या है कि आप किसी भी डेटा को जब एक बार एंटर कर दोगे तो आप अपडेट तो कर सकते हो बट यू कैन नॉट डिलीट एनीथिंग। तो जब आप एफिडेविट अपलोड कर रहे हो आप प्लीज इंश्योर कर लो कि सही फाइल अपलोड कर रहे हो। ऑल्दो वी हैव प्रोवाइडेड अ प्रोविजन, होगा क्या कि इट्स अ वेरी कॉमन ह्यूमन एरर कि फाइल अटैच करते समय सिस्टम में हमने फाइल X अटैच करनी थी और उसकी जगह किसी कैंडिडेट की जगह फाइल Y अटैच कर दी। सो इन दैट केस आपको करना क्या है, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए दोबारा सही वाली एफिडेविट अपलोड करनी है। अब पब्लिक डोमेन में जो आप नई एफिडेविट अपलोड करोगे या लेटेस्ट जो भी आखिरी अपलोड करोगे वही विजिबल होगी, जो पुरानी वाली होगी वो नहीं विजिबल होगी। बट दैट डजंट मीन कि वो एफिडेविट जो आपने पुरानी अपलोड की थी वो सिस्टम में नहीं होगी, दैट इज ट्रेसेबल। और हमारे जो भी एक्टिविटी आप एनकोर में फ्रॉम आरओ लॉगिन कर रहे होते हो उसकी एक प्रॉपर लॉग जनरेट होती है, प्लस फाइलें जो भी आपने अपलोड की हैं वो हमारे फाइल सर्वर पे पड़ी होती हैं। सो प्लीज इंश्योर कि आप पब्लिक डोमेन में जब डेटा अपलोड करने जा रहे हो या एफिडेविट अपलोड करने जा रहे हो आप उसको पहले प्रिपेयर कर लो। लाइक एफिडेविट जब आप प्रिपेयर कर रहे हो स्कैन करके तो आप उस कैंडिडेट के नाम की ही एफिडेविट सेव करके रखो। सिमिलरली आप इमेजेस भी जो है उस कैंडिडेट के नाम से सेव करके रखो और जो डेटा आपको फॉर्म में सबमिट करना है आप पहले से उसे एक्सेल में प्रिपेयर कर लो सो दैट इजीली आप उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके वो फॉर्म सबमिट कर पाओ। सो दीज आर ऑल थिंग अबाउट ऑफलाइन नॉमिनेशन। अब बारी आती है कि जो आपके पास दूसरे तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म आना है, दैट इज ऑनलाइन नॉमिनेशन। ऑनलाइन नॉमिनेशन, यस
सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जो 7A की बात हुई थी वहां मैं आपसे एक क्वेरी नहीं कर पाया कि सर 7A में जैसे नाम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक जो उसका नाम होता है, एक जो मतपत्र में छपना चाहता है नाम उसका। सर 7A में वो नाम आता है जो मतपत्र में वो छपवाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति उसका नाम XYZ है मगर वो मतपत्र में ABC XYZ छपवाना चाहता है, तो उसके लिए फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स में अलग से कॉलम होता है कि आप मतपत्र में फॉर्म क्या छपवाना चाहते हैं, वो अलग प्रारूप होता है सर। सर उसके लिए ही मैंने बताया है कि जो भी नाम वो पब्लिक डोमेन में दिखाना चाहता है ना, यहाँ पे जब आप नॉमिनेशन का फॉर्म भरेंगे ना, तो जहाँ कैंडिडेट का नाम भरना है वहां पे आप वही नाम डालिएगा जो कि फॉर्म 7A में जाना है, या आपके पोस्टल बैलेट में जाना है, या आपके बैलेट यूनिट पे लगना है। ठीक है, मगर सर दोनों नाम अलग अलग होते हैं सर, दोनों में नाम अलग अलग डाले जाते हैं। तो उसमें या तो सर ब्रैकेट में ये लिख दिया जाए कि मतपत्र में या बैलेट पेपर में छपने वाला नाम सर, क्योंकि उसमें सिर्फ नेम लिखा है सर। ये सर एक अलग से सर अगर या फिर ऐड हो जाए कोई, ये सर जैसे लोकल इलेक्शन का भी ऐसा ही सॉफ्टवेयर होता है सर, नॉमिनेशन का IMS का, उसमें अलग से कॉलम रहता है कि मतपत्र में वो अपना नाम क्या छपवाना चाहते हैं हिंदी में सर। चलिए सर, मैं क्योंकि मतपत्र जो छपते हैं सर वो हिंदी में छपेंगे सर। ठीक है सर, मैं इस चीज को एक बार डिवीजन में डिस्कस कर लेता हूं। अगर वो अग्री करते हैं देन वी विल प्रोवाइड, उसमें कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ा बहुत छोटा सा टास्क है। अगर अग्री कर जाते हैं तो हम उसको करा देंगे। ठीक है सर। ओके, सो ऑनलाइन नॉमिनेशन पे आते हैं। हमारा ऑफलाइन नॉमिनेशन का पार्ट तो कंप्लीट हो गया। ऑनलाइन नॉमिनेशन में होगा क्या कि अब जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है वो very detailed nomination form will be filled from the candidate side itself. अब उसमें होगा क्या कि कैंडिडेट सबसे पहले क्या है, एक चीज आपको समझनी होगी कि जो भी कैंडिडेट की एक्टिविटी होती है, चाहे वो परमिशन से रिलेटेड हो चाहे वो नॉमिनेशन से, वो सारी एक्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुविधा पोर्टल में होती है। कैंडिडेट कभी भी एनकोर सिस्टम में लॉगिन नहीं करता। सिमिलरली RO या कोई भी ऑफिसर है जो इलेक्शन ड्यूटी में डिप्लॉय है, वो जो भी एक्टिविटी करेगा वो encode.tci.gov.in में ही करेगा, उसे सुविधा में कभी भी लॉगिन नहीं करना है। तो जैसे ही कोई कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन सुविधा पोर्टल से अप्लाई कर लेता है, अब उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक सिंपल सा स्टेप होता है कि सबसे पहले वो प्रोफाइल क्रिएट करेगा अपने मोबाइल नंबर के थ्रू कि किस इलेक्शन में वो अप्लाई करना चाहता है। अप्लाई करने के बाद फिर नॉमिनेशन के प्रोसेस पे जाएगा, इलेक्शन डिटेल सेलेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में अगर किसी को नॉमिनेशन अप्लाई करना है तो इलेक्शन अक्टूबर 2023 अक्टूबर दिसंबर 23 सेलेक्ट करेगा। फिर जो हेलो जी सर, उसके बाद स्टेट का नाम सेलेक्ट करेगा और जिस भी विधानसभा में वो नॉमिनेशन अप्लाई करना चाहता है वो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेगा। अब उसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फिल करना होगा। पार्ट 1 जो होता है हमारा उन सभी कैंडिडेट के लिए होता है जो कि नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टी से होते हैं। नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टी से होंगे तो उनका फॉर्म भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। उसमें क्या है, प्रपोजर का काउंट सिर्फ 1 होता है। दूसरी तरफ जब वो अगर किसी अनरिकॉग्नाइज पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह अप्लाई करेगा तो उस केस में क्या होता है कि उसे टोटल 10 प्रपोजल चाहिए हैं। तो ये फॉर्म जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बेस पे होते हैं। अगर वो पार्ट 1 सेलेक्ट करेगा तो प्रपोजल का काउंट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 सेलेक्ट करेगा तो प्रपोजल का काउंट 10 हो जाएगा। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई कैंडिडेट दोनों पार्टी से नॉमिनेशन फाइल करे, लाइक किसी नेशनल पार्टी से भी अप्लाई करे और किसी एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अप्लाई करे। तो उसे दोनों का ऑप्शन चूज करना होगा जिसमें कि वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों फिल करेगा। अब पार्ट 2 फिल करने के बाद पार्ट 3 की बारी आती है जिसमें उसे कुछ डिक्लेरेशन वगैरह देने होते हैं अपनी तरफ से कि किस स्टेट से है, पार्टी क्या है एंड ऑल। आफ्टर दैट he will come to part 3A जिसमें वो कोर्ट केसेस की डिटेल डालता है। इस हिस्से को कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है, सिस्टम में एक प्रोविजन है कि आपको ई एफिडेविट यहाँ पे जनरेट करना होता है। ई एफिडेविट जनरेट करने के लिए क्या होता है कि सिंपल मल्टीपल स्टेप फॉर्म होता है जो कि आपके एफिडेविट
जो आप नोटरी ऑफिस में जाके या किसी नोटरी ऑफिसर से बनवाते हो, सेम फॉर्मेट आपका यहाँ सिस्टम जनरेट कर देता है। व्हाट यू हैव टू डू, ये सारा डिटेल जैसे कि आपकी इनिशियल डिटेल्स क्या है, पैन कार्ड वगैरह, कोर्ट केसेस की डिटेल, मूवेबल नॉन मूवेबल लाइबिलिटी एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज क्या है, प्रोफेशन क्या था आपका, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें प्रीव्यू करके जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, नाउ द PDF which will be generated by the system, it will be printable on a नोटरी पेपर। जैसा कि आपका नोटरी पेपर होता है, ऊपर स्टैम्प पेपर में ऊपर के सेक्शन में नॉन प्रिंटेबल होता है, जिसमें कि नीचे के हाफ सेक्शन के बाद प्रिंट आउट होना होता है। सेम फॉर्मेट में ये PDF जनरेट होती है। आप कोई भी कैंडिडेट जो है डायरेक्टली इसको उन पेपर्स पे प्रिंट आउट ले सकता है। प्रिंट आउट लेने के बाद जैसे ही वो अपना E-एफिडेविट सिस्टम में सबमिट कर देगा, सबमिट करने के बाद अब वो फॉर्म सबमिट करने के लिए उससे पूछा जाएगा। सेम प्रोविजन जो हमने RO लेवल पे दे रखा है कि वो मल्टीपल नॉमिनेशन अप्लाई करे, वैसे ही हमने प्रोविजन प्रोवाइड कर रखा है कैंडिडेट को भी, ही कैन अप्लाई मल्टीपल नॉमिनेशन, जिसमें कि उसको बार बार इतना डेटा फिल करने की जरूरत नहीं है। वो सेम डेटा यूज करके अपनी एक सेपरेट प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है। उसके बाद उसे 3 प्रेफरेबल डेट चूज करने का ऑप्शन होता है, जिसमें कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए RO ऑफिस आ सकता है। कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि क्या यहाँ पे प्रोफाइल पूरी कंप्लीट कर लेने से, पेमेंट कर लेने से उसका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो जाता है। द आंसर इज नो। किसी भी कैंडिडेट ने अगर अपना नॉमिनेशन ऑनलाइन मोड में सबमिट कर दिया, उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दे दी, शेड्यूल भी जनरेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके पास फिजिकल प्रिंट आउट भी है, लेकिन अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए RO ऑफिस नहीं आया है, देन हिज सुविधा प्रोफाइल इज एज गुड एज हिज फेसबुक प्रोफाइल। वो चाहे जितनी भी प्रोफाइल अलग अलग नंबर से बनाता रहे, लेकिन अगर उसने डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन RO ऑफिस नहीं कराया है, दैट मींस उसके नॉमिनेशन का कोई भी मतलब नहीं है। सेकेंड थिंग दैट नीड टू बी नोटेड, जो कि ध्यान देने की है, वो यह है कि जो ऑनलाइन नॉमिनेशन का पीरियड होता है, जैसे कि अगर आपका लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन 20th है फॉर छत्तीसगढ़ आई थिंक, तो जो ऑनलाइन नॉमिनेशन की डेट विंडो है वो 19th को बंद हो जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि हमारा जो नॉमिनेशन पीरियड है वो 20th तक है, लेकिन आपके सिस्टम में 20 तारीख तक 19 को ही विंडो बंद हो गई है, देन इन दैट केस यू हैव टू कम्युनिकेट दैट कैंडिडेट कि अगर आप लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन पे कोई नॉमिनेशन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप ऑफलाइन मोड के थ्रू ही जा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन मोड में नॉमिनेशन अप्लाई करना है तो एटलीस्ट 19th को आप अपना फॉर्म सबमिट करके फाइनलाइज कर दिए, सो दैट कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए 20 तारीख को सेलेक्ट कर पाए। जस्ट बिकॉज अगर आप 20 को ही फॉर्म सबमिट करने जाओगे तो आप अगले दिन की कोई डेट होगी ही नहीं आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, बिकॉज योर नॉमिनेशन पीरियड विल ओवर ऑन 20th at 3 PM। सो प्लीज इंश्योर कि ये कम्युनिकेशन आप बहुत क्लियर रखें। जो भी पार्टी या कैंडिडेट ऑनलाइन नॉमिनेशन अप्लाई करने जा रहा है तो ऑनलाइन नॉमिनेशन की विंडो एक दिन पहले बंद हो जाती है। अब जब उसने अपना शेड्यूल जनरेट कर लिया फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए जाएगा। अगर आपका जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का पेमेंट गेटवे है वो इंटीग्रेट हो चुका है, तो वो ऑनलाइन मोड के थ्रू भी अपना नॉमिनेशन का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सबमिट कर पाएगा। इन केस अगर नहीं है तो देयर आर 2 अदर ऑप्शन विच आर स्टिल एक्टिव, लाइक ही कैन ऑप्ट फॉर कैश डिपॉजिट, वो कैश डिपॉजिट कर सकता है, या चालान के थ्रू वो अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर सकता है। वो दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करके वो अपना नॉमिनेशन फाइनलाइज कर देगा। अब फाइनलाइज हो जाने के बाद कैंडिडेट के लेवल पे इस फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। अब अगर कोई भी चेंज करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ RO लॉगिन से ही किया जा सकता है, दैट टू बी ओनली व्हेन द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑनलाइन नॉमिनेशन इज कंप्लीटेड। जब भी कोई नॉमिनेशन फाइनलाइज कर दिया जाता है, फाइनलाइज कर लेने के बाद कैंडिडेट लेवल से अब इसमें कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। अगर इस डेटा में हो सकता है इसके एड्रेस में कोई गलती हो गई हो या नाम में कहीं स्पेल एरर हो गई हो, तो अगर कोई करेक्शन होनी है तो अब वो सिर्फ और सिर्फ RO लॉगिन से होगी, लेकिन
वो भी तभी अलाउड है जबकि उस पर्टिकुलर नॉमिनेशन का फिजिकल वेरिफिकेशन आरओ ने कर रखा हो। नॉन वेरीफाइड फॉर्म पे आरओ भी कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। अब वेरिफिकेशन के पार्ट पे आते हैं तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। हर नॉमिनेशन फॉर्म के ऊपर एक नॉमिनेशन आईडी लिखी होती है, एक क्यूआर कोड रहता है। आरओ को करना क्या है, सिंपली पोर्टल में लॉगिन करेगा, पहले तो शेड्यूल सेलेक्ट करेगा कि किस दिन वो उसको अलाउ करना चाहता है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट दे दी। अब फिजिकल वेरिफिकेशन के दिन जब कैंडिडेट आता है तो उसके फॉर्म पे जो क्यूआर कोड है, या तो आप अपने लैपटॉप के वेबकैम से या कोई भी यूएसबी कैमरा आपने अटैच कर रखा है उसके थ्रू आप स्कैन करेंगे तो आपको वो फॉर्म सिस्टम में दिख जाएगा। अगर हो सकता है जिस प्रिंटर से वो प्रिंट आउट लिया गया हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का ना हो, वो क्यूआर कोड रप्चर हो गया हो जिससे वो स्कैन ना हो पा रहा हो। नाउ व्हाट यू विल डू, आपके पास उसकी नॉमिनेशन आईडी होगी, आप नॉमिनेशन आईडी एंटर करोगे, आपको वो फॉर्म विजिबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप नॉमिनेशन आईडी से नहीं सर्च करना चाहते हो तो देयर इज एन ऑप्शन कि आप उस कैंडिडेट का नाम एंटर करो सिस्टम में नाम डालोगे, आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। जस्ट आपको उसकी पेमेंट डिटेल वेरीफाई करनी है। अगर वो कैश डिपॉजिट कर रहा है तो आपको वहां पे सबमिट करना होगा कि आपने कैश रिसीव कर लिया। कैश रिसीव करते ही फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट के प्रोसेस पे जाते हैं, इसमें कि एक सिंपल फॉर्म जनरेट होता है पार्ट 4। उसमें क्या करना होता है कि आपको किस सीरियल नंबर पे ये नॉमिनेशन आपका आया। फॉर एग्जांपल जो भी कैंडिडेट नॉमिनेशन लेके आया है उससे पहले 9 कैंडिडेट ने आपको ऑलरेडी नॉमिनेशन दे दिया है, तो आप सीरियल नंबर 10 मेंशन करोगे। 10 मेंशन करने के बाद वो पार्ट 4 जनरेट करोगे। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में जनरेट होता है सिस्टम में। आप जनरेट करोगे, साइन करोगे, कैंडिडेट को दे दोगे। इतना करते ही आपका जो फॉर्म अब तक सुविधा पोर्टल में था वो उठ के आपके एनकोर सिस्टम में आ जाएगा। अब वो प्रोफाइल आपके सिस्टम में, आपको डिजिटल वापस से डेटा एंट्री करने की जरूरत नहीं है, प्रोफाइल ऑलरेडी सिस्टम में होगी। द ओनली थिंग यू नीड टू डू कि आप उसकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट डिटेल वेरीफाई कर लीजिएगा कि जो उसने एफिडेविट दिया है और वहां सिस्टम में मार्क किया है वो सही है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको एडिट करके सही करेंगे। सेकंड, जो भी एफिडेविट है कैंडिडेट का, चाहे वो ऑनलाइन आया हो या ऑफलाइन, आपको सेपरेटली स्कैन करके अपलोड करना ही करना है। कैंडिडेट की जो प्रीफिल्ड है वो एफिडेविट सिस्टम में ऑटोमेटिकली नहीं जाती, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एफिडेविट जो उसने स्कैन करके अपलोड की हो और जो आपको सबमिट कर दिया गया हो, दोनों में कुछ डिस्क्रिपेंसी हो। सो दैट इज वाई इन द सिस्टम अगर कोई नॉमिनेशन चाहे ऑफलाइन आया है या ऑनलाइन, आपको सेपरेटली उसको सिस्टम में अपलोड करना ही करना है उस एफिडेविट को उस पर्टिकुलर नॉमिनेशन के अगेंस्ट। तो इस तरीके से हमारा ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रोसेस होता है। अब इसके बाद जो प्रोसेस होता है हमारा, पीपीटी पे हम वापस आ जाते हैं। हेलो सर, भोपाल से एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी मैम बताएं। एनकोर से जब नॉमिनेशन की एंट्री करेंगे तो क्या कैंडिडेट को कोई रिसीट जनरेट करके देनी है, ऐसा कहीं पढ़ा था? नहीं मैम, वो सिर्फ ऑनलाइन के केस में है। ऑफलाइन के केस में जैसे आप फिजिकली करते हो, आप जो 3 बजे तक का नॉमिनेशन पीरियड होता है, आप नॉमिनेशन रिसीव करके रख लेना। जब आपका डेली टास्क ओवर हो जाता है तो आप उस समय एनकोर से कोई रिसीट नहीं जनरेट करोगे। आपको करना क्या है, 3 बजे के बाद डेटा एंट्री करोगे और वो फिर सिस्टम में उस फॉर्म को डिजिटाइज करोगे। दैट्स इट। ओके ओके सर एक और क्वेश्चन था जी। सर अभी एफिडेविट वाली जो हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन मोड में जो एफिडेविट आ रहे हैं उसको सेपरेटली हमें अपलोड करना पड़ेगा, तो सर हाउ वी कैन डिसाइड कि वो जो ऑनलाइन वाला सही है कि ऑफलाइन वाला सही देके गया, हम किसको सही मानेंगे? सर उसमें जो आपको फिजिकली रिसीव हुआ है ना, आप उसी को सही मानेंगे, क्योंकि जो उसने ऑनलाइन फिल किया है ना, अगर हो सकता है वो आपको वही कॉपी दे जाए, लेकिन क्या है कि पब्लिक डोमेन में सिर्फ वही कॉपी विजिबल होगी जो कि आप अपलोड करोगे। उसने सिस्टम में सुविधा में क्या अपलोड किया था उससे कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे पास रिकॉर्ड में रहता है। बट अ वेरीफाइड कॉपी शुड गो इन द पब्लिक डोमेन। दैट इज वाई हमने ये चेक रखा है कि जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन जिन डॉक्यूमेंट्स की कैंडिडेट करा के जाएगा आरओ ऑफिस, उसी एफिडेविट की कॉपी सिस्टम में जाए। इसलिए आपको जो भी ऑनलाइन नॉमिनेशन के थ्रू भी आपको
एफिडेविट मिला है आप उसकी स्कैनिंग करोगे और पीडीएफ जनरेट करके उस नॉमिनेशन के अगेंस्ट अपलोड करोगे। सर एक और क्वेश्चन। Sir, I am from Narthingpur, Madhya Pradesh. सर वन बाय वन प्लीज। Sir, I am calling from Narthingpur, Madhya Pradesh. जी बताएं। सर एक मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि ये ऑफलाइन के केस में मेरा फॉर्म 4 जनरेट होगा या नहीं होगा? सर मैंने अभी बताया कि ऑफलाइन के केस में आपको फॉर्म 4 जो है वो सिस्टम से नहीं जनरेट करना है। आप अपना नॉमिनेशन जो आपका पीरियड होता है 11 to 3 का, आप उस पीरियड में फिजिकल वेरिफिकेशन और फॉर्म रिसीव करते रहेंगे। जैसे ही आपका नॉमिनेशन पीरियड 3 बजे का खत्म हो जाता है, उसके बाद जितने भी नॉमिनेशन उस दिन आपको रिसीव हुए होंगे दैट यू नीड टू डिजिटाइज इन द सिस्टम, दैट्स इट। कोई पार्ट 4 नहीं जनरेट होगा ऑफलाइन नॉमिनेशंस के केस में। थैंक यू सर मैं ये पूछ रहा था कि अपन ऑनलाइन के केस में जो इनकोर में जाएंगे तो जो कैंडिडेट टैब है उसी के अंदर हमको प्रोसेस करने का ऑप्शन मिलेगा क्या? सर वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जब भी आपको कोई फिजिकल वेरिफिकेशन करनी होगी ना किसी भी कैंडिडेट की, तो देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है। पहला ये आपका रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट है और यहाँ पे पेंडिंग फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन है। तो आपको करना क्या होगा कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी आपके पास अपॉइंटमेंट के लिए, तो यहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा। और अगर कोई फॉर्म यहाँ पे आपका पेंडिंग है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, जैसे कोई फिजिकल वेरिफिकेशन अगर हो रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए आपको QR कोड स्कैन करने को कह रहा है या नॉमिनेशन आईडी या नाम के थ्रू। तो अगर मैं जैसे एक नाम RA डाला तो उस तरीके से अजय का फॉर्म मुझे मिल गया। जैसे यहाँ पे मैंने अजय मेंशन किया तो मुझे अजय का फॉर्म मिल गया, जस्ट बिकॉज मैंने ऑलरेडी फिजिकल वेरिफिकेशन इसकी कर रखी है। दैट इज वाई इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करने दे रहा, ऑलरेडी कंप्लीटेड है। यहाँ पे आप देखोगे आपने पहले 3 इनिशियल जब भी डालोगे तो आपको वो फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको पहला यहाँ पे उसके फॉर्म के पेमेंट स्टेटस देखनी होगी कि पहले तो आपको स्टेटस देखना होगा फॉर्म फाइनलाइज है कि नहीं, फिर पेमेंट स्टेटस देखनी होगी। यहाँ से अगर कैश रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश रिसीव की मार्किंग करनी होगी कि आपको कैश रिसीव हो गया है। देन फिजिकल वेरिफिकेशन आप करोगे। फिजिकल वेरिफिकेशन में आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक भी आप पार्ट 4 जनरेट करके जो है आप यहाँ पे उसको प्रिंट आउट करके दे सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट मेनू में वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना, वो आपको डेस्कटॉप पे ही दिख रहा है। मेन लॉगिन पेज पे ही आपको दिख जाएगा, अपॉइंटमेंट के लिए भी और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी। ठीक है, और एफिडेविट भी यहीं से अपलोड करना है? एफिडेविट आपको यहाँ वापस आके कैंडिडेट में ये अपलोड एफिडेविट का एक सेपरेट मेनू है, यहाँ से करना है। जो भी नॉमिनेशन रिसीव होंगे आपको यहाँ पे कैंडिडेट नॉमिनेशन का फॉर्म सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल नॉमिनेशन आईडी दिस वन हमने सेलेक्ट कर लिया, उसका एफिडेविट यहाँ पे अपलोड किया और ये फॉर्म हमारा उसका पर्टिकुलर एफिडेविट अपलोड हो गया। थैंक यू सर। ठीक है सर एक क्वेश्चन है सर, एक जी सर नॉर्मली क्या होता है सर कि व्यक्ति ने ऑनलाइन नॉमिनेशन भर दिया और हमारे तय शेड्यूल पे वो ऑफिस में भी RO ऑफिस में भी उपस्थित हुआ, और वो क्या करते हैं सर एक पूरा हैंड रिटन फॉर्म लेकर आ जाते हैं और उसका ऑनलाइन का प्रिंट आउट ना लाके एक पूरा हैंड रिटन फॉर्म लेके आ जाते हैं। तो हम इसको क्या ऑफलाइन नॉमिनेशन माने और ऑनलाइन को पड़े रहने दें, क्या ऑनलाइन को वेरीफाई करें? और सेकंड क्वेश्चन, सर अगर वो ऑनलाइन नॉमिनेशन वाले फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं ले आएगा ना, तो आप अगर वो कहता है कि मुझे ऑनलाइन वाला ही वेरीफाई करना है, तो आपको उसको कहना पड़ेगा कि जो फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट चाहिए, जस्ट बिकॉज नॉमिनेशन आईडी डिटेल सब वही होंगी और वो नॉमिनेशन फॉर्म आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम चाहिए होगा। अगर वो जो हैंड फिल्ड फॉर्म होता है अगर वो लेके आता है तो उस केस में आपको उसको ऑफलाइन के लिए सजेस्ट करना पड़ेगा। सेम एफिडेविट कैन बी यूज फॉर बोथ। सर एक क्वेरी थी सर, जैसे एक डेमो पोर्टल है इसका एनकोर का, वैसे सेम सुविधा का अगर हो जाता तो सर, जैसे सुविधा का भी है, उसका URL दिया है तो सर शेयर ग्रुप में से शेयर हो जाए। ठीक है, मैं स्टेट बता दीजिए। राजस्थान
सर जो सुविधा डेमो के अंदर जो भी एंट्री होगी वो उसके डेमो में शो करेगी सर एनकोर पे? हाँ जी सर, जो सुविधा डेमो से आप कोई ऑनलाइन नॉमिनेशन भरेंगे तो वो आपको सुविधा सॉरी एनकोर के डेमो पे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, शेयर कर देंगे। सर एक क्वेश्चन था सर भोपाल से। हाँ बताए सर, ऑनलाइन फॉर्म और ऑफलाइन फॉर्म अगर कैंडिडेट दोनों ही लेकर के आता है तो हमें किसको वैलिड मानना है सर, कि हमें दोनों को वैलिड मानना है? दोनों को वैलिड मानना है, लेकिन करना क्या होगा कि आप को डिसाइड करना होगा कि आप कौन से फॉर्म को प्राइमरी मान रहे हो। जिस भी अगर ऑफलाइन वाले को प्राइमरी मानोगे तो आपको पहला फॉर्म खुद डिजिटाइज करना होगा और दूसरा ऑनलाइन नॉमिनेशन आपको एज अ मल्टीपल नॉमिनेशन रिसीव करना होगा और उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो है मल्टीपल प्रोफाइल जनरेट कर लीजिएगा और जो एफिडेविट उसका सेपरेटली आया है वो उसमें अटैच कर दीजिएगा। सर एक क्वेश्चन था सर, ऑनलाइन जैसे कि मतलब सेकंड डे लाता है और ऑफलाइन वो फर्स्ट डे ला चुका था, तो उस केस में तो प्रोफाइल तो अलग हो जाएंगे, तो फिर कैसे करेंगे? सर अगर पहले वो ऑनलाइन ले आया था तो उस केस में आपने करना क्या है, ऑनलाइन वाले की फिजिकल वेरिफिकेशन आपने कर ली। अब आपने करना क्या है, जब दूसरा फॉर्म वो ऑफलाइन लेके आएगा ना तो आपको जस्ट उस ऑनलाइन वाले का ही, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये जो 118 नंबर ये राहुल कुमार वाले प्रोफाइल हम एज्यूम कर लेते हैं, हमें ऑनलाइन आई थी पहले दिन। अब इसमें करेंगे क्या, हम मल्टीपल नॉमिनेशन में जाएंगे, कैंडिडेट में मल्टीपल नॉमिनेशन। अब इसमें जो ये 79 नंबर पे हमारी प्रोफाइल आई हुई है जो कि मल्टीपल नॉमिनेशन के थ्रू आई है, सॉरी ऑनलाइन आई थी, अब इसी को सेलेक्ट करेंगे। इसमें जो सेकंड नॉमिनेशन मल्टीपल, सर प्लीज माइक आप अपना बंद कर दीजिए, मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है। ओके, तो आपने क्या करना है, ऑनलाइन वाले नॉमिनेशन को ही सेलेक्ट करके फिर पार्टी नेम सेलेक्ट करके और सबमिट करेंगे तो उसी पर्टिकुलर नॉमिनेशन की मल्टीपल नॉमिनेशन जनरेट हो जाएगी। आपको मिस्टर मंगलेश, कैन यू प्लीज स्टॉप योर स्क्रीन? सर ये क्वेश्चन एक इसमें ये था, ये तो ऑनलाइन लाएंगे तो ऑफलाइन तो बाद में कर सकते हैं, पर पहले ऑफलाइन अगर सबमिट कर दिया फर्स्ट डे तो उसका तो आईडी हमने क्रिएट कर लिया, और वो ऑनलाइन सेकंड डे या थर्ड डे लेके आता है तो उसकी प्रोफाइल तो ऑलरेडी वो क्रिएट करके ला रहा है, तो आईडी वो सुविधा में क्रिएट होके आ रही है ना। अगर आप उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो मल्टीपल कैंडिडेट आईडी नहीं जनरेट होगी। और अगर हो सकता है कि देयर माइट बी अ ह्यूमन एरर, हो सकता आपने फिजिकल वेरिफिकेशन कर दी और दो प्रोफाइल सिस्टम में गलती से जनरेट भी हो गई। सो इन दैट केस जस्ट लेट सी ऑफिस नो एंड सी ऑफिस विल रेज अ रिक्वेस्ट टू अस, हम वो प्रोफाइल मर्ज करा देंगे आपकी। ठीक है सर काउंटर और एफिडेविट कब अपलोड करना है सर, और कैसे अपलोड करना है सर? अगर किसी कैंडिडेट का जो एफिडेविट सबमिट हुआ है किसी सिटीजन या पॉलिटिकल पार्टी चैलेंज करती है कि उसमें कोई इंफॉर्मेशन गलत है, तो इन दैट केस क्या है कि कैंडिडेट जो है अपना काउंटर एफिडेविट सबमिट करता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि जब आप किसी का काउंटर एफिडेविट सिस्टम में अपलोड करोगे, यहाँ से आपको मेन्यू में जाके कैंडिडेट का अपलोड काउंटर एफिडेविट का एक ऑप्शन है, ये यहाँ पे आप जिस भी कैंडिडेट का काउंटर एफिडेविट सबमिट करोगे ना तो हमारा जो पोर्टल है ये affidavit.eci.gov.in, उसका एफिडेविट और काउंटर एफिड, जैसे अभी क्या है सिर्फ आपको यहाँ पे एफिडेविट यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन जैसे ही किसी कैंडिडेट का काउंटर एफिडेविट भी अपलोड हो जाएगा तो हम जब भी डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे दोनों एफिडेविट दिखाई देंगे और उसमें हम काउंटर एफिडेविट और एफिडेविट सेपरेटली डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है? एनीबॉडी एल्स? जी सर, जिस सुविधा से लोग डेटा फिल किए हैं, फाइनलाइज करके हमको ला के दे रहे हैं ऑफिस में, उसके बाद उसके नाम में कुछ कलेक्शन करना है, कुछ डाटा अपडेट करना है, तो कहाँ से कर सकते हैं सर? आरओ लॉगिन से होगा फिर। सब देगा हमको उससे। हेलो, क्या चीज? शेड्यूल से बोल रहा हूँ सर। एक सेकंड सर, जस्ट ए सेकंड, क्या बोल रहे थे आप जिन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा? के माध्यम से उसने एप्लीकेशन अप्लाई किया है, फाइनलाइज करके वो फॉर्म ले आया, उसके बाद उसका कहना है कि कुछ नाम में करेक्शन करना है हमको, तो करेक्शन आरओ लॉगिन से होगा। अपडेट से सर?
हाँ, अपडेट से आपको ये लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट पे चले जाइएगा। यहाँ पे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही वो प्रोफाइल एडिट कर पाएंगे। पहले आपको उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर आपके लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स में उसकी लिस्ट आ जाएगी, आप कोई भी प्रोफाइल एडिट कर सकते हो। सर इसमें एक और क्वेश्चन था, वो जो एफिडेविट लाएगा वो तो स्कैन करके अपलोड कर चुका होगा, फिर हमको दोबारा उसको स्कैन करना पड़ेगा, तो फिर से उसको अपलोड करना पड़ेगा? नहीं सर, आपको जो है वो जो एफिडेविट लाएगा ना उसको सेपरेटली स्कैन करके अपलोड ही करना होगा। उसका किया हुआ अपलोड सिस्टम में तो रहेगा, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो एफिडेविट जाना है वो आप वाला ही स्कैन कॉपी माना जाएगा। डायरेक्ट कैंडिडेट का अपलोडेड कॉपी हम नहीं पब्लिक डोमेन में भेजते, जस्ट बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें कोई गलत डॉक्यूमेंट चला जाए। ओके सर। सर यहाँ लिस्ट ऑफ शेड्यूल से बोल रहा था, सी विजिल के बारे में। जी बताएं सर। सॉरी सर यहाँ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट सर शेड्यूल से एक सेकंड, डीएमसी बिलासपुर एक सेकंड, हाँ बताएं। इधर एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, नियर बाय डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर, उसकी कंप्लेन सर शेड्यूल के लॉगिन में दिखाई दे रही है। अब इनको ड्रॉप कर दिया है, मतलब ये बताना चाहूंगा आपको। सर डीसीसी सर दो चीजें हैं। पहली तो आप अपनी मैपिंग चेक करा लीजिए। आप आई थिंक आज सी विजिल की बात कर रहे हैं, तो आप पहली चीज तो आप पहले आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के मैप चेक करा लीजिए सी ऑफिस को बोल के कि वेदर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट वही दिख रहा है सर। हाँ ठीक है सर, अगर वो सही है ना, और अगर आपको लगता है जो आपकी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट है वो केस उसका है, तो डीसीसी से वो केस जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर किया जा सकता है। यू कैन ट्रांसफर ऑल्सो। आपको अगर जेन्युइन केस है तो ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है सर। ऑप्शन है सर, उसमें है मैं आपको प्रोसेस भिजवा देता हूँ, ठीक है जी जी। Anybody else who is having doubt on nomination? सर लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स में पूरी लिस्ट ऑफ नॉमिनेशन डिटेल आ रही थी, ना कि एप्लीकेंट। जैसे कि एक पर्सन है, उसने 5 नॉमिनेशन किए हैं, तो डेमो में ना 5 आ रहे थे, ना कि लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट 1, मतलब 4 सर। अगर कोई एक पर्सन है उसने 4 नॉमिनेशन दिया है, तो लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट 4 आ रहे थे, और एज अ लेबल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट है तो 1 आना चाहिए सर। नहीं सर, लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट 4 ही आएंगे ना, क्योंकि वो एप्लीकेंट वो होते हैं कि कितने एप्लीकेशन आपके पास आए। आप जो बात कर रहे हो वो फाइनल कंटेस्टिंग कैंडिडेट की कर रहे हो। नहीं सर, एप्लीकेंट्स और नॉमिनेशन में अंतर हो रहा है सर। एप्लीकेंट एक आदमी, एक एप्लीकेंट एक एप्लीकेशन पे 4 नॉमिनेशन में भर सकता है सर, एक रसीद कटाने के बाद। कहना चाह रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ नॉमिनेशंस करा दें उसको। दोनों अलग चीजें हैं सर। वही है कि सब जो सीरियल नंबर का है, जो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट हो रहे हैं। यू मीन आई अंडरस्टैंड योर इशू कि अगर आप उसको जो लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट लिखा है उसको लिस्ट ऑफ नॉमिनेशंस करा लें। हाँ मतलब सर दोनों चीजें अलग होती हैं सर। लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स अलग होता है, मतलब जैसे एक लिस्ट ऑफ नॉमिनेशंस करा देता हूँ मैं। लिस्ट ऑफ नॉमिनेशन कितने आए और कैंडिडेट कितने रहे, दोनों में अंतर रहेगा सर। मैं उसको लिस्ट ऑफ नॉमिनेशंस करा दे रहा हूँ। हेलो सर, सर एक छोटे सा एक हेलो, अच्छा हेलो बोलिए सर। हेलो सर, ये क्वेश्चन था मेरा कि रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट जब सर हमारे पास आ जाएगा और जो रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट कर देंगे तभी सर वो पेंडिंग फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन में जाएगा कि डायरेक्ट हम लोग सर्च कर सकते हैं? सर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अगर कोई कैंडिडेट फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट लिया है और हो सकता है वो उस तारीख को ना, उस समय ना आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरओ ऑफिस उसका फॉर्म रिसीव करने से मना कर देगा। अगर वो नॉमिनेशन पीरियड में अपना फॉर्म लेके आ रहा है तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है। व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली सर्च हिज नेम और स्कैन हिज QR कोड या उसकी नॉमिनेशन ID सर्च करके उस फॉर्म को सर्च करके फिजिकल वेरीफाई कर दीजिए, उसे वापस नहीं भेजेंगे आप। जी सर, थैंक यू। अपॉइंटमेंट हम क्या उसका रीशेड्यूल करने का कोई ऑप्शन रहेगा या किसी भी टाइम पे आए उसके बाद? सर आप वहां से जब रिजेक्ट करेंगे ना तो कैंडिडेट दोबारा से कोई नया शेड्यूल सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा कोई करता नहीं आरओ ऑफिस की किसी का शेड्यूल अगर किसी ने रिक्वेस्ट रेज की हो, क्योंकि वो 3 रिक्वेस्ट रेज करता है, आप उसमें से किन्हीं 3 में से आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है? नहीं सर, वो नहीं आता है क्योंकि नॉमिनेशन पीरियड में
सॉरी, जब वो नहीं आता है तो हम क्या उसको फिर से रीशेड्यूल कर सकते हैं? नहीं, अगर वो नहीं आता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। व्हेन एवर ही कम आप उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर दीजिएगा, आपको अपने एंड से कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें। सेकंड सर, 2 नॉमिनेशन के केस में कौन सा एक्सेप्ट होगा, पहला वाला या सेकंड वाला? सर एक्सेप्ट तो दोनों ही होगा ना, अगर 2 नॉमिनेशन ले आया है तो वो तो स्क्रूटनी होगी, और जब हम फाइनल कंटेस्टिंग कैंडिडेट की लिस्ट बनाएंगे ना, तब वो बात आती है कि कौन सा नॉमिनेशन फाइनल कंटेस्टिंग होगा। जी, एक्सेप्ट हम दोनों करेंगे सर। हाँ, एक्सेप्ट तो दोनों करेंगे ना, अगर डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं तो आप उसके 2 नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाय लॉ किसी के 4 नॉमिनेशन एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। जी, और सर इसमें कौन सी सेलेक्ट करना है, ये आरओ डिसाइड करेगा? हाँ सर क्विकली आप लोग पूछ लीजिए, जस्ट बिकॉज वी हैव भोपाल से एक निवेदन था सर, भोपाल से एक निवेदन था जी, बताएं सर। ये जो भी क्वेश्चन आंसर ऑनलाइन नॉमिनेशन किया, एक सेकंड के बाद में अगर भोपाल ऑफलाइन आता है तो मल्टीपल नॉमिनेशन में काउंट भोपाल होगा। ऑफिस, हेलो, ओनली भोपाल ऑफिस। ये जो भी क्वेश्चन आंसर ये हमारे हो रहे हैं, इसका सर कुछ लिखित में हमें मिल जाता, क्योंकि आरओ को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा सर। लिखित में निर्देश आयोग से मिल जाते तो रिकॉर्डेड कॉपी, रिकॉर्डेड वीडियो है, वीडियो की लिंक शेयर करा देंगे सर। इसी में जो भोपाल वाले सर बात कर रहे थे, लिखित में अगर मिल जाता तो और आसानी हो जाती सर। वीडियो ही दिलवाएंगे। इसी में भोपाल के पॉइंट में 2 पॉइंट सर कर रहा हूँ सर। पहला पॉइंट सर ये हो गया कि इसमें खासकर नॉमिनेशन के फर्स्ट एंड सेकंड डे, मतलब 21 को और अगले मंडे को सर एक ओपन क्वेरी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसमें सभी आरओ के टीम कम से कम जुड़ सके, जिसमें हम लोग क्वेरी कर रहे हैं। क्योंकि सर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट से तो आप लोग समझ रहे हैं, पर लीगल एस्पेक्ट तो लागू नहीं होती हैं। फिर हमसे सर जब आपको पूछा जाता है लीगल एस्पेक्ट के लिए सर आपको सीओ ऑफिस को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, मेरी बात ठीक है सर। जब हम लोग से पूछा जाता है कि इसमें ये कहाँ से आपको लिखा है, कहाँ से पता है कि आपको ये किए हो या फला चीज किए हो, या अपॉइंटमेंट का जैसे बात होती है, वो 7 दिन में कभी भी नॉमिनेशन प्रस्तुत कर सकता है और 4 नॉमिनेशन प्रस्तुत कर सकता है सर। फिर इसमें एक और जैसे कई टेक्निकल पॉइंट है, इसमें जो मल्टीपल नॉमिनेशंस हो रहे हैं उसको कहीं ड्रॉप करने का ऑप्शन नहीं है। जब स्क्रूटनी हो जाएगी तो जैसे ही उसका पहला नॉमिनेशन, नहीं सर प्लीज मैं बात कंप्लीट हो जाए सर, पहला नॉमिनेशन जैसे ही उसका एक्सेप्ट हो जाता है, हम बाकी 3 नॉमिनेशन पे विचार ही नहीं करते हैं सर। ना वो रिजेक्ट में आएंगे ना विड्रॉ में आएंगे। जो ड्रॉप वाला है सर ऑप्शन, वो उसमें ये लिखा आता है कि आपने अगर गलती से नॉमिनेशन कर दिया हो तो इन सब चीजों पे थोड़ा विचार कर लिया जाए। क्योंकि अब नहीं सर, मैं बारी बारी आपकी चीजों का आंसर दे रहा हूँ कि सर आप जो कह रहे हो ना, ठीक है, मैं उस पर एक एक करके आता हूँ। पहली चीज कि जो आप था कि ड्रॉप का ऑप्शन नहीं है। देखिए, अगर स्क्रूटनी में किसी के 4 नॉमिनेशन थे, चारों एक्सेप्टेड हैं, तो कोई ड्रॉप नहीं होता, ठीक है, वो एक्सेप्ट में रहेगा। अब मार्किंग, वैलिड मार्किंग जब होती है ना सर, तब हम जब आपका लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ओवर हो जाता है ना, तो हम वैलिड मार्किंग के प्रोसेस में जाते हैं। अब उसमें जो लेटेस्ट आपका नॉमिनेशन होता है ना, उसको आप अगर सेम पार्टी से है तो लेटेस्ट वाला, अगर मल्टीपल है तो उसमें से कौन सा कंटेस्टिंग होना है वो आप कैंडिडेट से कंफर्म करके फिर उस पर्टिकुलर नॉमिनेशन को वैलिड मार्क करोगे और वही आपकी फाइनल कंटेस्टिंग लिस्ट में जाएगा। जैसा कि आप इस वाले पोर्टल में भी अगर आप ऊपर देखोगे तो कितने टोटल नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुए वो यहाँ दिखता रहता है, प्लस अप्लाई हुए वो यहाँ दिखेगा, फिर उसमें से कितने एक्सेप्टेड थे वो आपको यहाँ से दिखता है, जो कि स्क्रूटनी के टाइम डिसाइड होता है कि यहाँ कितने एक्सेप्टेड थे, कितने रिजेक्टेड थे। अब उसके बाद जब हमारा नॉमिनेशन पीरियड ओवर हो जाता है और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल के बीच में जितने भी नॉमिनेशन विड्रॉ होते हैं, आप उनकी विड्रॉ मार्किंग सिस्टम में करते हो, सो दैट उसकी विड्रॉल स्टेटस यहाँ अपडेट हो जाता है। जैसे ही आपका लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ओवर हो गया, अब अगर किसी भी कैंडिडेट का सिर्फ सिंगल नॉमिनेशन है तो उसको वैलिड मार्क करते हैं। अगर किसी का मल्टीपल नॉमिनेशन है तो आउट ऑफ दैट ओनली 1 नॉमिनेशन विल बी कंसीडर, रेस्ट ऑफ देम विल नॉट बी कंसीडर। जैसा आप कहे कि हम उसे देखते भी नहीं है, देखते नहीं है का मतलब ये नहीं हो जाता सर कि वो फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, वो एक्सेप्ट तो रहेगा लेकिन फाइनल कंटेस्टिंग नहीं होगा। इसी तरीके से जैसे ही आपका लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ओवर हो जाएगा, आप कंटेस्टिंग कैंडिडेट की लिस्ट बनाओगे जिसमें कि आप वैलिड मार्किंग करोगे नॉमिनेशन का, जो कि मैं अभी आपको फर्दर बताऊंगा, ठीक है।
तो सर, ये जब आपको स्टेप बाय स्टेप वैलिड मार्किंग करेंगे तब हमको मल्टीपल नॉमिनेशन में से लास्ट वाला नॉमिनेशन सिलेक्ट करना है या सिस्टम ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा? नहीं सर, वो सिस्टम नहीं सेलेक्ट करेगा, वो आपको करना होगा कि आपको कौन से एक नॉमिनेशन को वैलिड मार्क करना है। ये सर सबसे लास्ट वाला करना है क्या? सर जो लेटेस्ट होता है वही करना होता है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक ही कैंडिडेट का मल्टीपल पार्टी से नॉमिनेशन आया हो। वो सर केस अलग हो गया, ठीक है सर। हाँ, फिर वो केस अलग हो गया। लेटेस्ट वाला आपको खुद ही मार्क करना होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन था सर। जी सर। सर फॉर्म रेट 3A जनरेट होगा क्या सर पर डे नॉमिनेशंस के लिए एनकोर से? नहीं सर, फॉर्म बी अभी नहीं जनरेट होता। सर ये विड्रॉल ऑप्शन दिखा देंगे एक बार। सर अभी 1 by 1 नॉमिनेशन ही अप्लाई होने में आप लोगों ने इतने क्वेरी पूछ डाली कि हम विड्रॉल तक पहुंच ही नहीं पाए। जी सर। ओके, सो हमारा ऑनलाइन नॉमिनेशन और ऑफलाइन नॉमिनेशन दोनों हो गया। अब आप इसमें देखोगे हम क्रोनोलॉजिकल वे में मल्टीपल नॉमिनेशन अपलोड एफिडेविट हो चुके हैं। अगर किसी का क्रिमिनल एंटीसीडेंट गलत मार्क हो जाता है तो आपको यहाँ से अपडेट करने का ऑप्शन है। देन देयर इज नेक्स्ट ऑप्शन अपलोड काउंटर एफिडेविट, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट, अगर कोई प्रोफाइल एडिट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब बारी आती है स्क्रूटनी की। आपका लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन ओवर हो गया। अब आप लिस्ट स्क्रूटनी डे पे आओगे, जो कि आपका लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन का नेक्स्ट डे होता है। तो आप स्क्रूटनी का प्रोसेस मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप फिजिकल स्क्रूटनी का प्रोसेस, जो कि आपका पॉलिटिकल पार्टी के प्रेजेंस में होना है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सिस्टम में कुछ भी मत कीजिएगा। द मोमेंट जब आपका फिजिकल स्क्रूटनी का प्रोसेस खत्म हो जाता है, सारे नॉमिनेशन आप स्क्रूटनाइज कर लेते हो कि कौन सा एक्सेप्टेड है, कौन सा रिजेक्टेड है, उसके बाद ही फिर आप सिस्टम पे आना। क्योंकि सिस्टम में करना क्या है कि सिंपल आपको मार्किंग करनी है। जैसा कि आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने सारे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिए हैं। सिर्फ जो अभी मैंने अप्लाई किए थे उनका स्टेटस चेंज करना बाकी है। तो 1 by 1 जितने भी नॉमिनेशन आपके होंगे, जस्ट क्लिक ऑन चेंज स्टेटस, आप इसे एक्सेप्ट करोगे, जो कि आपका फिजिकल हुआ होगा। सिमिलरली लास्ट जो है, अगर आपका एक भी नॉमिनेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं हुआ है तो आप फर्दर कोई प्रोसेस आगे का नहीं परफॉर्म कर पाओगे। प्लीज इंश्योर कि आप सारे नॉमिनेशन को या तो एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर लो। तो हमने एक नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लिया, एक रिजेक्ट कर लिया। अब मेरे सारे नॉमिनेशन स्क्रूटनाइज हो गए। नाउ व्हाट आई विल डू, अब हमारा स्क्रूटनी का प्रोसेस खत्म हो गया। स्क्रूटनी का प्रोसेस खत्म होने के बाद अब आपके पास अगले 3 दिन तक सिर्फ उन्हीं नॉमिनेशन के लिए जिसमें कि विड्रॉल हो रहा है उनकी मार्किंग करनी होती है। तो स्क्रूटनी के जस्ट नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट। अब आपने यहाँ सेलेक्ट करना है जिस भी कैंडिडेट को आप विड्रॉ करना चाहते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वही नॉमिनेशन दिखेंगे जो कि एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड वाले यहाँ अब नहीं निकलेंगे, वो यहाँ से फिल्टर आउट हो चुके हैं। अब जैसे मैंने किसी भी कैंडिडेट का विड्रॉ मार्किंग करना है तो जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, विड्रॉ मार्क किया। आवाज नहीं आ रही सर। सी ऑफिस आवाज नहीं आ रही है? आ रही सर आवाज। सर आई थिंक आपके एंड पे है, आप प्लीज चेक करा लीजिए। सो विड्रॉ मार्किंग में क्या है कि जस्ट आपने विड्रॉ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे कमेंट में कुछ भी मेंशन करके उसे विड्रॉ मार्क कर दिया। अब आपका वो कैंडिडेचर विड्रॉ हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि आपसे गलती से कोई कैंडिडेट विड्रॉ हो जाए, तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो इसको नॉट विड्रॉन पे करके वापस से अपडेट कर देंगे तो उसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपका स्क्रूटनी में भी है, एक्सेप्ट रिजेक्ट में भी। अगर कोई गलती से रिजेक्ट हो गया है देन यू कैन अगेन मार्क हिम एज एक्सेप्ट। इस तरीके से आपका लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल तक विड्रॉ का प्रोसेस चलता रहता है। अब विड्रॉ का प्रोसेस, हाँ बताइए। विड्रॉ में जैसे जितने नॉमिनेशन डले हैं, जैसे एक कैंडिडेट के यदि 2 नॉमिनेशन डले तो दोनों दिखाई देते हैं। सर कैंडिडेचर विड्रॉ होता है जो कि आप पूछना चाहते हो, क्योंकि विड्रॉ के केस में कैंडिडेचर ही विड्रॉ हो जाता है ना। हाँ नहीं सर, डेमो वाली साइट पे जब हम टेस्टिंग कर रहे थे यहाँ बिलासपुर से, तो वहां पे यदि एक कैंडिडेट का मैंने मल्टीपल नॉमिनेशन करके रखा है तो वहां पर पूरे नॉमिनेशन उसके दिख रहे थे। सर वही चीज थी कि एक कैंडिडेट अगर मल्टीपल नॉमिनेशन डाल रहा है तो उसको सेपरेट सीरियल नंबर दिखा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए।
सर सीरियल नंबर इसलिए होता है क्योंकि जब इंडेक्स कार्ड बनेगा ना आपका, जब इलेक्शन ओवर हो जाएगा तो उसमें दो रिपोर्ट बनती हैं। पहला टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेशन और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। अब जब भी आप कोई नॉमिनेशन फाइल करते हो ना सिस्टम में, तो उसको दो चीजें अलॉट की जाती है, एक कैंडिडेट आईडी अलॉट की जाती है और एक नॉमिनेशन आईडी अलॉट की जाती है। अब जब भी आपको रिपोर्ट बनानी होती है ना कि टोटल कितने कैंडिडेट आपके यहाँ नॉमिनेशन अप्लाई किए थे, तो हम कैंडिडेट आईडी को काउंट करते हैं। लेकिन जब टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेशन काउंट किया जाता है ना, तो वो नॉमिनेशन आईडी के बेस पे किया जाता है। तो जो इलेक्शन खत्म होने के बाद जो मल्टीपल रिपोर्ट्स बननी है ना सर, इस वजह से इस प्रोसेस को ऐसे बनाया गया है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल मल्टीपल नॉमिनेशन के थ्रू किसी कैंडिडेट की प्रोफाइल नहीं जनरेट की है, फ्रेश प्रोफाइल जनरेट कर दी है, तो होगा क्या, उसको अलग से एक कैंडिडेट आईडी अलॉट हो जाएगी। अब अगर आपने जब नॉमिनेशन आप यहाँ रिपोर्ट जनरेट करने लगोगे तो होगा क्या, आप टोटल कैंडिडेट फिजिकली काउंट करोगे कि 9 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल किया था और सबने 2 नॉमिनेशन फाइल किए थे, तो टोटल 18 नॉमिनेशन होना चाहिए था। अब होगा क्या, सिस्टम में आपको कैंडिडेट का काउंट जो है, अगर आपने किसी भी एक कैंडिडेट का मल्टीपल नॉमिनेशन फ्रेश में कर दिया तो आपको टोटल कैंडिडेट काउंट 10 दिखाई देगा, लेकिन नॉमिनेशन 18 ही दिखाई देंगे। सो इस वजह से सर ये मल्टीपल नॉमिनेशन का प्रोसेस है, सो दैट कि हम टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आइडेंटिफाई कर पाए और टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेशन आइडेंटिफाई कर पाए। जैसा कि आप जब भी कोई नॉमिनेशन अप्लाई करते हो ना, तो ये दोनों आईडीज जनरेट होती हैं किसी भी कैंडिडेट के अगेंस्ट में। जो आप कह रहे हो कि सर वो डाउट के लिए है ना, वो प्रोसेस को रिपोर्ट्स जनरेट करने और सारी चीजों को इजी बनाने के लिए ही किया गया है। जस्ट बिकॉज होपफुली आपने शायद छत्तीसगढ़ ने 2018 में ये सिस्टम यूज नहीं किया था, 2019 में ही सिर्फ ये प्रोसेस को यूज किया था और पहली बार असेंबली इलेक्शन में आप यूज करने जा रहे हो। दैट्स व्हाई माइट बी पॉसिबल आपको थोड़ा इशू समझ में आ रहा होगा, बट रेस्ट ऑफ द अदर स्टेट आप ऐसे समझो कि 2019 से ये सिस्टम लॉन्च है और 2019 से लेके अब तक जितने भी असेंबली इलेक्शन हुए, ऑलमोस्ट सिर्फ राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो अभी 5 स्टेट होने जा रहे हैं, प्लस हमारे जो 2024 जनरल इलेक्शन के साथ जो स्टेट है, नहीं उन्होंने भी 2019 के साथ किया था। जो अभी सिर्फ हमारे 5 स्टेट हैं, वही सिर्फ रह गए हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर सिस्टम को यूज नहीं किया है। और छत्तीसगढ़ में भी, और छत्तीसगढ़, एमपी या राजस्थान, कोई भी स्टेट हो जिसमें बाई इलेक्शन हुए, वो सेम प्रोसेस को ही फॉलो किए हैं। प्रोसेस में एज सच कहीं भी कोई ऐसा फ्लॉ नहीं है जिसकी वजह से आपके फिजिकल प्रोसेस में कहीं कोई मतलब हर्डल आए, आपको कोई चैलेंज आए उसको कंप्लीट करने में। ओके सर, हम लोग बस सर ये बोल रहे थे कि जो पार्टी सीरियल नंबर आता है उसको ब्रैकेट में सब सीरियल नंबर आ जाए, जैसे कि पहले होता था। कैसा? पहले जो होता था कि कैंडिडेट 1 और ब्रैकेट में उसका जो सेकंड नॉमिनेशन भरता था तो ब्रैकेट में आ जाता था 2 करके। सर वो तो यहाँ पे आपको वैसे भी दिख रहा है ना। आप जब प्रोसेस में सर आओगे ना, तो आपको अभी हो सकता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप नॉमिनेशन आपके यहाँ स्टार्ट होगा ना, जैसे आप मल्टीपल नॉमिनेशन में भी जाओगे तो आपको कैंडिडेट आइडेंटिफाई करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाते हैं। सिमिलरली जब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट पे जाएंगे यहाँ पे, तो भी आपको कैंडिडेट के डिटेल्स आपको दिखते रहते हैं। ठीक है सर, अगर ड्यूरिंग प्रोसेस आपको कभी कोई दिक्कत आएगी, मेरा नंबर ऑलरेडी शेयर्ड है, डोंट वरी, आई विल बी देयर टू हेल्प। ऊपर नीचे सब जगह अलग अलग दिखाता है, अगर हम सब सीरियल नंबर कर देंगे तो एक साथ शो होने लगेंगे, या वो एक साथ ही शो होने लगे, ऐसा हो जाए। सर वो सीरियल के अकॉर्डिंग है कि जिस सीक्वेंस में फॉर्म आए होते हैं ना, उसी तरीके से दिखाता है। अगर अभी आप कह रहे हो कि सब एक साथ हो जाए, बट फिर आपका जो जिस सीक्वेंस में नॉमिनेशन आएगा वो सीक्वेंस नहीं दिखाई देगा, तो भी तो आपको दिक्कत होगी। ऊपर से ऊपर नीचे रहते हैं, तो अगर ब्रैकेट में सब सीरियल नंबर आ जाएगा तो वो इजी हो जाएगा। सर देखते हैं, उसको डिस्कस करा लेते हैं, बट अभी तक तो सिस्टम इसी तरीके से चल रहा था एंड होपफुली और बाकी स्टेट से अब तक इस तरीके की कोई कंप्लेन नहीं आई सिस्टम से। ठीक है, ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ टिल लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल। अब लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जब आपका ओवर हो जाता है, तब बारी आती है आपकी मार्क वैलिडली नॉमिनेटेड की। अब मार्क वैलिडली नॉमिनेटेड में क्या होता है, आपके जितने भी एक्सेप्टेड नॉमिनेशन जिनका विड्रॉ नहीं हुआ है,
वो आपको यहाँ पे विजिबल होने लगेंगे। अब आपको करना क्या होता है कि आपको हर कैंडिडेट के सिर्फ एक नॉमिनेशन को ही वैलिड मार्क करना होता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, जस्ट बिकॉज इसमें पहले से हमने कुछ यस मार्किंग कर रखी है, इस वजह से यहाँ पे कुछ यस है और कुछ नो है। बाय डिफॉल्ट जब पहली बार आप वैलिड मार्किंग के स्टेप पे जाएंगे तो आपको सारे नॉमिनेशन नो दिखाई देंगे। अब आपको करना क्या है, हर एक नॉमिनेशन को या तो यस या तो नो मार्क करना है, जिससे कि आपकी फाइनल कंटेस्टिंग कैंडिडेट लिस्ट बन जाएगी। अब जिन भी कैंडिडेट को आपने यहाँ पे वैलिड मार्किंग में यस मार्क किया होगा और आप जब फाइनल कंटेस्टिंग कैंडिडेट लिस्ट पे जाओगे तो फिर आपको वही नाम दिखाई देंगे जो कि वैलिड मार्किंग में यस होंगे। जब आप वैलिड मार्किंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तब आपको करना क्या होता है, सर इसमें गलत होने पर हम सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते हैं? अभी यस नो गलती से कर दिया हो तो उसको सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते हैं? सर सुधार सकते हैं। ओके ठीक, थैंक यू सर। मैं ये पूछ रहा था, आपने जो ये अपडेट क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स दे रखा है, सो जैसे ही आपका मार्क वैलिडली का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, अब बारी आती है असाइन सिंबल की। बाय डिफॉल्ट जो होगा, आपका जो नेशनल पार्टी होंगे उन सब के सिंबल अलॉट होंगे, लेकिन जो आपकी अनरिकॉग्नाइज पार्टी या नेशनल स्टेट पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे, इसके सिंबल आपको मैन्युअली अलॉट करने होंगे। अब इसमें क्या है कि आपके स्टैंडर्ड जितनी लिस्ट है जो भी आपका सिंबल यहाँ ECI से अप्रूव्ड है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जो भी किसी और कैंडिडेट को अलॉट होंगे वो बाय डिफॉल्ट लिस्ट से हटे रहेंगे। आपने एक सिंबल अलॉट कर देना है। सिंबल अलॉट कर लेने के बाद अब ये स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी, अब इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे आप। सर एक रिक्वेस्ट थी, रायपुर वर्कशॉप में भी किया था मैंने, कि ये सिंबल अलॉटमेंट जो है वो सबसे लास्ट स्टेप है और उसको बैक स्टेप नहीं किया जा सकता, तो वहां पे सिंबल का फोटो लगा देते सर वो अभी नए पोर्टल में वो जो फोटोग्राफ है सिंबल की, वो अभी हमारी जो नया डेवलप हो रहा है उसमें है। पुराने पोर्टल में चूंकि सिंबल की फोटोग्राफ नहीं थी, दैट्स वाई यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैंने डिवीजन से कंफर्म किया था, जस्ट बिकॉज मैं छत्तीसगढ़ जब ट्रेनिंग में भी गया था तो ये कंसर्न रेज हुआ था। जब नया हमारा पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें ये प्रोविजन आ रहा है, तो इस इलेक्शन में तो नहीं, प्रोबेबली नेक्स्ट इलेक्शन में हम वो इमेज भी सिंबल की दे पाएंगे। और सर जो आपका सिंबल अलॉटमेंट का प्रोसेस है ना, अगर गलत हो जाता है तो आप वो डिफाइनलाइज करा सकते हो, ठीक है। एक्चुअली क्या है, शिवसेना का जो सिंबल है वो एंड एरो है, जेएमएम का जो सिंबल है झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो एंड सिंबल वाला एंड है, फिर एरो है, तो उसमें कंफ्यूजन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और मैं फिर कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये ऐसे ही है। वो फूटेगा कि आपको देख के करना था। सर ये जो फॉर्म 7A जनरेट होना है, इससे क्या कंपलसरी है कि हम पोर्टल से ही जनरेट करेंगे कि इसको हम लोग ऑफलाइन भी बना सकते हैं? सर अगर सिस्टम में आप फाइनलाइज नहीं करेंगे ना तो यहीं का डेटा यहाँ पे आप अगर फॉर्म 7A फाइनलाइज करेंगे तो सर फाइनलाइज बिना सीक्वेंस बनाए तो करेंगे नहीं। आप जो फिजिकल फॉर्म 7A बनाएंगे ना सर, वही सेम सीक्वेंस आपको यहाँ पे रखना है, क्योंकि होगा क्या अगर आप सिर्फ फाइनलाइज।
प्रश्न सर ये था इसमें एक्चुअली में कि 2-3 प्रकार के 7A बनाने पड़ते हैं, सिंबल वाला भी बनाना पड़ता है, नाम लिख के भी बनाना पड़ता है सर। अभी जैसे आपने बताया कि इसमें सिंबल आ रहा है, प्लस इसमें फॉर्म 7A जनरेट हो रहा है, अभी जो हमने टेस्टिंग की तो उसमें इंग्लिश में बस जनरेट हो रहा है सर। उसमें सीरियल का प्रोविजन इसीलिए तो दिया गया है ना कि जो आपका फॉर्म फिजिकल फॉर्म 7 है 7A आप बनाओगे, जो कि आपका रीजनल लैंग्वेज के बेसिस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसा कि आपका हिंदी वर्णमाला आपका है रीजनल लैंग्वेज, तो हिंदी वर्णमाला के हिसाब से जो सॉर्टिंग करते हो वही सीक्वेंस आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। जी सर, वो पर्पस ये है कि आप जो फिजिकल वाला बनाओगे, आप यहाँ पे जो फॉर्म 7A का फॉर्मेट डालो फाइनलाइज करोगे ना, वही सीक्वेंस आपका काउंटिंग डे पे भी फॉलो होगा। अगर आपके दोनों में सीक्वेंस में डिस्क्रिपेंसी रहेगी तो काउंटिंग डे पे आप कहोगे कि हमारा सीक्वेंस नहीं सही आ रहा। अगर आपने यहाँ सीक्वेंस नहीं सही डाला तो फिर काउंटिंग डे पे आप कैसे कंप्लेन करोगे? नहीं, वो मैं समझ गया सर कि जो हम लोग अपना ऑफलाइन क्रिएट कर रहे हैं हिंदी में, उसी को हम लोग ऑनलाइन भी वैसे ही करेंगे, एग्जैक्ट हमको कोई चेंज नहीं करना है सर। सिर्फ क्वेरी ये थी सर, क्या कंपलसरी है कि हम इसी फॉर्म 7A का उपयोग करेंगे कि हम अपने ऑफलाइन वाले फॉर्म 7A का उपयोग कर सकते हैं मतपत्र छपाई के लिए? सर दोनों जगह जनरेट हो रहा है, आप दोनों में से जो चाहे यूज कर लीजिएगा। जी सर। सर इसमें हिंदी वाला जनरेट हो सकेगा क्या? सर हिंदी वाले के लिए हमने बोला है आपके लास्ट डेट ऑफ जो विड्रॉल होगा, जब फॉर्म 7A जनरेट करने की बारी आएगी ना, तब तक हो जाएगा। ठीक है सर सिंबल लिस्ट जो है जो ऑफलाइन इसी सीरियल नंबर के साथ मिल जाएगी क्या? ताकि ऑफलाइन तो देख के उसको सेलेक्ट कर। हाँ, ऑफलाइन में आप सिंबल अलॉटमेंट कर लीजिएगा, जो सिंबल वहां अलॉट किया है वही यहाँ पे अलॉट कर दीजिएगा। सीरियल नंबर सेम रहेंगे ना? कई बार होता है कि सीरियल नंबर अलग होते हैं और ऑनलाइन में अलग होते हैं। सर सीरियल नंबर मतलब आप इसके बात कर रहे हैं? सिंबल के आगे कोड आएगा ना, एक 192 या जो भी चल रहा होगा इस टाइप से। सर मैं चेक करा लेता हूँ, वो सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। ये कैंडिडेट अगर चाहे तो 2 कैंडिडेट एक सिंबल के लिए क्लेम करता है, तब कंडीशन में क्या करना है सर? सर वो आरओ ऑफिस डिसाइड करेगा, दैट इज नॉट अ टेक्निकल क्वेश्चन। एफिडेविट के रिगार्डिंग बताइए सर। सर वी हैव टू क्विकली कवर, अगर आपकी कोई क्वेरी रहेगी ना तो प्लीज आप जस्ट बिकॉज हमें नॉमिनेशन के बाद अभी क्विकली परमिशन भी कवर करना है, तो आई जस्ट स्टॉप दिस क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि अगर फिर लास्ट में हमारे पास समय बचेगा तो फिर हम क्वेरी पे आएंगे, जस्ट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गिवन सो मच टाइम ऑन दिस। ओके, सो मुझे सर बस एक क्वेरी है कि आपने जो अपडेट क्रिमिनल एंटीसीडेंट का ऑप्शन दिया है और आपने कहा है कि बाद में वो चेंज नहीं कर सकता है, तो फिर अपडेट का ऑप्शन तो है सर। वो इसलिए दिया गया है कि अगर सर आप चेंज करने का मतलब ये नहीं है, आप हो सकता है कि आपने फॉर्म भरते समय अगर जो फाइल आपको अटैच करनी थी पार्ट 5 और पार्ट 6 की, उसकी जगह कुछ और अटैच कर दी, तो आप उसको कैसे अपडेट करोगे? ओके, केवल उसके लिए है। ठीक है, हाँ ये सब उसके लिए है। या हो सकता है कि आपने किसी का क्रिमिनल एंटीसीडेंट नो मार्क कर दिया, लेकिन बाद में आपको एफिडेविट फिर डिटेल वेरीफाई करने पे आपको समझ में आया कि नहीं इसका यस मार्क करना था, तो फिर हम आपको अलाउ, तो फिर आप या तो फिर लेटर लिखिए ईसीआई को कि हमने ये गलती कर दी है, या हम आपको फ्रंट एंड पे प्रोविजन दे दें। विच वन इज बेटर? नहीं ठीक है, ये ठीक है। असल में यही क्वेश्चन पूछ रहे थे हम लोग टीकमगढ़ से। ठीक है, वो डाउट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। एफिडेविट के रिगार्डिंग था सर, काउंटर एफिडेविट कब तक अपन अपलोड कर पाएंगे सर इसमें? सर सिस्टर आरओ लॉगिन में ये हमेशा अलाउड रहता है। आप ड्यूरिंग एमसीसी पीरियड जब भी अपलोड आपको कैंडिडेट अगर दे जाता है तो आप अपलोड कर सकते हो, बट यू हैव टू चेक द लीगल एस्पेक्ट कि आपको काउंटर एफिडेविट कब तक अलाउड है। ठीक है, आरओ पे हमने रोक नहीं रखा है। यस सर। एक था जैसे कुछ ऑनलाइन जो है एफिडेविट सबमिट किया है, तो वो प्रिंट आउट जो है वो स्टैंप में ही लेके आएगा ना सर? हाँ सर, वो नॉर्मल स्टैम्प पेपर पे ही प्रिंट होके नोटराइज होगा नोटरी ऑफिसर से, तभी वो फॉर्मल एफिडेविट में कन्वर्ट होगा। ओके सर, थैंक यू सर।
ठीक है। सो दिस इज ये आपका सिंबल अलॉटमेंट का जैसे प्रोसेस हो जाता है। अब आपका फाइनल आखिरी जो स्टेप रह जाता है वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट की लिस्ट का होता है। अब कंटेस्टिंग कैंडिडेट की लिस्ट सेम सीक्वेंस में अगर आप जो सिस्टम ने जनरेट किया जो कि इंग्लिश पे किया है तो ओके है। अगर आपको उसको रीसीरियलाइज करना है तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर अपडेट कीजिए और यहाँ पे अपडेट बटन प्रेस कर दीजिए और फिर इसको फाइनलाइज कर दीजिए। सो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर आपका फाइनलाइज करने के बाद भी आपको लगता है कि इसमें कोई चेंज है तो यू हैव टू रिक्वेस्ट दी सीईओ ऑफिस कि आपको आपका नॉमिनेशन डीफाइनलाइज कर दे। उसके लिए आपको ईसीआई को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दैट प्रोविजन इज प्रोवाइडेड एट द लेवल ऑफ सीईओ ऑफिस कि वो आपका नॉमिनेशन डीफाइनलाइज कर दे। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे आपका नॉमिनेशन फाइनलाइज हो जाएगा और आपका मेन्यू में सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे। वन मोर थिंग विच वी नीड टू ब्रिंग इन नोटिस कि हमने इसमें अब एक नया प्रोविजन भी ऐड किया है जो कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट के पर्सपेक्ट से है। सभी आरओ ऑफिस को लिस्ट फाइनलाइज करने के बाद ये एक टैब मिलेगा जिसमें पब्लिकेशन ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट डिटेल होती है। अब आपको करना क्या है कि हर कंटेस्टिंग कैंडिडेट के अगेंस्ट, जैसा कि आप जानते हो कि 3 बार उसे क्रिमिनल एंटीसीडेंट डिटेल्स जिसने भी यस मार्क की है वो पब्लिश करनी होती है। तो जब भी वो फर्स्ट पब्लिश करेगा तो आरओ को यहाँ पे कंफर्म करना है, प्लस डेट मेंशन करनी है कि कब उसने पहला पब्लिकेशन किया, सिमिलरली सेकंड कब किया। जब जैसे जैसे उसका होता जाएगा आप चाहो तो उसको सेव कर दो। सेव कर लेने के बाद आपका 2 डेटा सेव हो जाएगा। जब भी आपको तीसरा पब्लिकेशन होती है तो आप यहाँ पे कंफर्म करोगे और यहाँ पे मार्किंग कर दोगे। इस तरीके से आप सिस्टम में मार्किंग कर पाओगे। ये एक्टिविटी नई ऐड की गई है एनकोर में जो कि आरओ को अपने लेवल पे करनी है, जो कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट जो कि 3 बार किसी भी कैंडिडेट द्वारा सिस्टम में पेपर में पब्लिश किया जाता है वो आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है। सेम हमने सीओ लॉगिन में भी इसकी एक रिपोर्ट कैंडिडेट सेक्शन में दे रखी है जिससे कि वो देख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीओ लॉगिन में जाऊं अब जैसे ही मैंने इसमें डिटेल में चेक किया तो अब मुझे यहाँ पे विजिबल होगा कि किसी पर्टिकुलर असेंबली की अगर हम जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं लॉगिन था तो अभी देख सकते हैं कि सी ऑफिस को भी रिपोर्ट मिल जाएगी कि किस डेट पे किस पर्टिकुलर कैंडिडेट की क्रिमिनल एंटीसीडेंट डिटेल यहाँ पे पब्लिश की जा चुकी है और किस पर्टिकुलर कैंडिडेट की अभी क्रिमिनल एंटीसीडेंट पेपर में पब्लिश नहीं हुई है। ठीक है, ये एक्टिविटी एक नई ऐड कराई गई है नॉमिनेशन के प्रोसेस में। अब हम अपने नॉमिनेशन के प्रोसेस से आगे अपने परमिशन मॉड्यूल पे आ जाते हैं। परमिशन मॉड्यूल पे अगर हम आए, ये पब्लिकेशन वाला जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है उनके लिए फिल करना है या सभी के लिए फिल करना है सर? सर जिनके क्रिमिनल केसेस नहीं होंगे उनके लिए कैसे किया जाएगा? नहीं, उनको भी पब्लिश करना है कि मेरे खिलाफ कुछ केसेस नहीं है। नहीं, सिर्फ क्रिमिनल जिनका भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट यस होगा ना उनके ही तीनों डेट्स जब भी वो पेपर में पब्लिश करते हैं सर आपको यहाँ पे कंफर्म करना है कि वो पब्लिश हो गया है और डेट मार्क करनी होगी। सर छतरपुर से ठीक है सर लास्ट में उसको कवर करेंगे जस्ट बिकॉज परमिशन मॉड्यूल पूरा छूट जाएगा। वी हैव अ वीसी विथ तेलंगाना एंड मिजोरम बाय एट 2 PM। ठीक है, तो वी हैव टू टेक ब्रेक ऑल्सो। Okay, sir. We will quickly cover permission module. परमिशन मॉड्यूल कवर करके जो हमारे पास लास्ट का 15 से 20 मिनट बचेगा उसमें हम दोनों के क्वेश्चन आंसर सेशन अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, सो परमिशन मॉड्यूल में
ऑलरेडी आई थिंक सी ऑफिस ने मास्टर डेटा प्रिपेयर कर लिया है। छत्तीसगढ़, आपका मास्टर डेटा प्रिपेयर हो चुका है? सी ऑफिस छत्तीसगढ़? हाँ, हो चुका है। ओके। राजस्थान? सी ऑफिस राजस्थान? तिवारी सर, आर यू देयर? सी ऑफिस राजस्थान? हेलो, मैं सीओ बोल रहा हूँ। कौन, बाकी लोग कहाँ गए भाई? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये हमारे वाले तो अभी थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे जी रिप्लाई कोई दे नहीं रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा। क्या कर रहे हैं वो? हमारे तो एक्चुअली क्या ज्वाइन ही नहीं कर पाए लोग। 500 की लिमिट थी क्या? सर 500 की थी। मैंने बोला भी है कि सर हम दोबारा से एक वीसी, जस्ट बिकॉज राजस्थान अभी थर्ड फेज में है, तो हम अलग से एक और वीसी स्पेशली राजस्थान के लिए ही कर देंगे। हेलो, आप उसमें क्यों नहीं हो? पूछ रहे आपको बार बार। वो कहाँ है? वो तो बोल, आप बोल क्यों नहीं रहे फिर? वो पूछ रहे यार, जो भी आ गए, लेकिन तो अभी ये तो बात तो करो। यहाँ वो पूछ रहे हैं कि राजस्थान ने वो डेटा डाल दिया क्या, मास्टर डेटा है। तो सबसे पहले सीओ लेवल पे ही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने असाइन कर रखी है, जिसमें कि सबसे पहले सीओ ऑफिस को डिसाइड करना होता है लिस्ट ऑफ परमिशंस की वो कौन कौन सी परमिशन स्टेट में अलाउ करना चाहते हैं। देन हु विल बी द अप्रूविंग अथॉरिटी फॉर दैट परमिशन। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, और लास्ट थिंग जो होती है वो होती है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे जो कि पैरेलली उन अप्लाइड परमिशन में कंसेंट प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ सीओ ऑफिस के लेवल पे हमने अथॉरिटी टाइप, अप्रूविंग अथॉरिटी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, और अगर कोई अप्रूविंग परमिशन सीओ लेवल पे डिस्पोज ग्रांट हो रही है तो उस लेवल पे अगर किसी और डिपार्टमेंट से भी कंसेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल हेलीपैड की हेलीकॉप्टर की परमिशन है और एविएशन एयरपोर्ट अथॉरिटी या किसी और डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए जो कि सीओ लेवल पे डिस्पोज आउट हो रही है, तो सीओ लेवल पे जो हमारा नोडल ऑफिसर होगा उसके मोबाइल नंबर्स हमें यहाँ सिस्टम में एंटर करने होते हैं, सो दैट हम उसके एनकोर नोडल ऐप में भी कंसेंट एक इंटीमेशन भेज पाए कि इस पर्टिकुलर नेचर की एक परमिशन अप्लाई हुई है जिसमें कि आपके डिपार्टमेंट से कंसेंट रिक्वायर्ड है। तो अब इसके प्रोसेस पे आते हैं। सो जस्ट मैं सीओ लॉगिन में पहले आ जाता हूँ। सो सीओ लॉगिन में सबसे पहले आप यहाँ परमिशन मॉड्यूल में जाएंगे, ऐड अपडेट मास्टर डेटा। यहाँ पे आपको 4 बॉक्सेस हैं जिसके थ्रू आपको मास्टर डेटा प्रिपेयर करना होता है। अथॉरिटी टाइप में क्या होता है कि आपको सबसे पहले उन डिपार्टमेंट्स को ऐड करना होता है जिनके अगेंस्ट आपको कंसेंट रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, यहाँ सिर्फ आपको डिपार्टमेंट का नेम मेंशन करना होता है। नेम मेंशन करने के बाद अब आप परमिशन पे आ जाते हो। परमिशन में फॉर एग्जांपल मैं कोई एक परमिशन फॉर वीडियो वैन है, इसको सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे करना क्या होगा कि किस लेवल पे ये परमिशन ग्रांट होगी उसको मैंने सेलेक्ट करना है। आरओ को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इस परमिशन को अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने एप्लीकेशन लिख दिया यहाँ पे। अगर मैंडेटरी है तो मैंडेटरी मार्क करके फिर उसकी एक स्पेसिमेन कॉपी अटैच कर दी, सो दैट जिस भी डिपार्टमेंट या अप्लीकेंट को इस परमिशन को अप्लाई करना है उसकी एक स्पेसिमेन कॉपी उसको मिल जाए। अब आपने करना क्या है, हमें एनओसी चाहिए फॉर एग्जांपल फायर डिपार्टमेंट से, हमने उसकी एक स्पेसिमेन कॉपी अटैच कर दी और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमें फायर डिपार्टमेंट से ही एनओसी चाहिए। इसके अलावा हमें एनओसी फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट चाहिए, और वो हमें मैंडेटरी है तो हम मैंडेटरी मार्क कर देंगे।
और यहाँ ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने पुलिस डिपार्टमेंट मार्क कर दिया। इस तरीके से हमारा इस परमिशन का मास्टर डेटा क्रिएट हो गया। अब हम इसे सबमिट कर देंगे। अब ये परमिशन जो है हमारे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो जाएगी अप्लाई करने के लिए। अब ये हमारा सीओ लेवल से ऑप्शन इनेबल हो गया। सीओ लेवल पे अगर कोई परमिशन डिस्पोज आउट हो रही होती है तो उसमें हमें उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इन सब के नोडल ऑफिसर ऐड करने होते हैं, सो दैट जब भी कोई ऐसी परमिशन जो कि सीओ लेवल पे ग्रांट हो रही हो, अगर किसी और डिपार्टमेंट से कंसेंट रिक्वायर्ड है तो उनसे भी क्लियरेंस मिल सके। एक ये ऑप्शन हमारा अवेलेबल होता है परमिशन डेट वाइज, परमिशन डेट रेस्ट्रिक्शन। अब इसमें होता क्या है कि अगर आपने इसको चेक मार्क कर रखा है तो जब भी ऑनलाइन मोड में कोई भी परमिशन अप्लाई होगी तो उस केस में वो परमिशन एटलीस्ट 48 आवर प्रायर अप्लाई करनी होगी। अगर कोई भी परमिशन चाहिए तो आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को 2 दिन पहले अप्लाई करनी होगी। उससे पहले की परमिशन वो नहीं अप्लाई कर पाएगा सिस्टम में। ही हैज टू अप्लाई एनी परमिशन विथ एटलीस्ट 48 आवर प्रायर। लेकिन अगर आपने इस चेकबॉक्स को नहीं यहाँ पे अपडेट कर रखा है तो ऑनलाइन मोड में होगा क्या कि वो परमिशन, वो अगर आज शाम की भी परमिशन या अभी 1 घंटे बाद की भी कोई परमिशन अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है। सो प्लीज इंश्योर कि अगर आप एटलीस्ट 48 आवर का टाइम चाहते हैं सो दैट आरओ उस या जिस भी लेवल पे वो परमिशन जा रही है उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ समय मिले, सो दैट आप यहाँ पे इसको एक्टिव कर दीजिए। तो जब भी कोई परमिशन अप्लाई करने जाएगा थ्रू ऑनलाइन मोड, अगर ऑफलाइन मोड किसी को आज शाम को कोई मीटिंग करनी है या रैली करनी है या ऑफिस के लिए अप्लाई करना है तो वो अगर अप्लाई करना चाहता है तो आरओ ऑफिस या उस पर्टिकुलर ऑफिस जाके आज शाम की भी परमिशन अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर ऑनलाइन मोड में कर रहा है तो उस केस में वो सिर्फ 48 आवर प्रायर ही कर पाएगा। इतना काम हो जाने के बाद सीओ ऑफिस का काम खत्म हो जाता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डीओ और आरओ लेवल पे। उसमें करना क्या होगा, सिंपली परमिशन मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे भी ऐड अपडेट मास्टर डेटा होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सभी आरओ ऑफिस को ये पुलिस स्टेशन अपना अपडेट ही करना होगा, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन रिक्वायर्ड होता है हर परमिशन रिक्वेस्ट को सबमिट करने के लिए। परमिशन एप्लीकेशन में पुलिस स्टेशन मैंडेटरी है, तो जब तक आप अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे पुलिस स्टेशन की डिटेल नहीं डालोगे तब तक वहां फॉर्म में बाय डिफॉल्ट दिखाई नहीं देगा। सो दिस फर्स्ट 2 थिंग्स, नोडल ऑफिसर और पुलिस स्टेशन, ये आपको ऐड करना है ऑन हाई प्रायोरिटी। आज बाय डे एंड कोशिश कीजिए कि आपके सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के पुलिस स्टेशन प्लस नोडल ऑफिसर की डिटेल सिस्टम में आ जाए, सो दैट जब भी कोई परमिशन अप्लाई हो उन पर्टिकुलर ऑफिसर्स को इंटीमेशन जा सके। इसके लिए पुलिस स्टेशन पे क्लिक किया, पुलिस स्टेशन की डिटेल की और सेव कर दिया। सिमिलरली फॉर नोडल ऑफिसर ऑल्सो आप क्लिक करोगे, जिस भी डिपार्टमेंट का नोडल ऑफिसर आपको असेंबली लेवल पे ऐड करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे और फिर यहाँ पे डिटेल फिल करके आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। इस तरीके से आपका नोडल ऑफिसर ऐड हो जाता है। एक चीज आपको जो लास्ट में दिखेगी वो है लोकेशन की। जो भी आपके इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स या हॉल है जहाँ की पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग करती है या पीपल गैदरिंग होती है, उस तरीके की लोकेशन आप यहाँ चाहो तो ऐड कर सकते हो, सो दैट स्पेसिफिक लोकेशन के लिए आपको जब परमिशन रिक्वेस्ट आए तो दिखती रहे। ये अगर आप लोकेशन नहीं भी ऐड करोगे तो देयर इज अ प्रोविजन इन द फॉर्म ऑल्सो कि जो पॉलिटिकल पार्टी या आरओ ऑफिस में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है जो फॉर्म फिल कर रहा है वो भी अपने एंड से लोकेशन ऐड कर सकता है। बट अभी अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं भी ऐड रहेगा तो भी परमिशन रिक्वेस्ट आपकी सबमिट होती रहेगी। अब सेम जो है हमने दे रखा है डीओ लेवल पे भी। डीओ को सिर्फ और सिर्फ नोडल की डिटेल डालनी होगी, बिकॉज बाकी पुलिस स्टेशन डिटेल और लोकेशन डिटेल उसके सब्सिक्वेंट असेंबली से हम फेच कर लेते हैं। अब बारी आती है फॉर्म की। फॉर्म के केस में जो ऑनलाइन परमिशन होगी वो आपको सुविधा पोर्टल से। हेलो सर आपका क्वेश्चन जो भी क्वेरी होगी जस्ट मैं एक बार इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। ओके सर। सो जो परमिशन ऑनलाइन आनी होगी अब वो सुविधा पोर्टल के थ्रू जो भी परमिशन सी ऑफिस ने इनेबल कर दी है वो सारी परमिशन अब अप्लाई हो सकती है।
जो परमिशन आपको फिजिकली आपके आरओ ऑफिस आपके मिलती है तो वो आप ऑफलाइन वाले सेक्शन में जाओगे। यहाँ पे एक बार जिस भी मोबाइल नंबर के थ्रू आपने प्रोफाइल क्रिएट कर दी, उस प्रोफाइल को आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। या ऑनलाइन भी अगर एक बार प्रोफाइल किसी ने इस मोबाइल नंबर से क्रिएट कर रखी है तो आपको फॉर्म में हर बार वो चीजें नहीं फिल करनी पड़ेंगी, जस्ट आपको परमिशन टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि वीडियो वैन मैंने अभी किया था। अब एप्लीकेंट जो भी एप्लीकेशन का फॉर्मेट था आप यहाँ पे अपडेट करोगे। अपडेट करने के बाद डिटेल फिल करोगे। अब आप जैसा कि देख सकते हो एक पुलिस स्टेशन मैंने पहले से ऐड कर रखा है। वो ऐड करने के बाद अब ये फॉर्म सबमिट कब हुआ था, हमने सिस्टम में प्रोविजन दे रखा है कि हो सकता है कि आपने किसी परमिशन को फिजिकली प्रोसेस कर दिया बट सिस्टम में उस समय नहीं डाला, जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन। हो सकता है आपके यहाँ इंटरनेट इशू हो या फिर ऑफिस में कुछ डिस्टर्बेंस हो, आपने परमिशन ग्रांट कर दी। इवन दो आपको उस परमिशन को सिस्टम में डिजिटाइज करना ही है। आपको कोई भी परमिशन चाहे आपने ऑफलाइन ग्रांट कर दी हो, लेकिन आप सिस्टम में उसको डिजिटाइज करोगे और प्रॉपर अप्रूव करके, सो दैट हमारे सिस्टम में उसका रिकॉर्ड रहे। दूसरी चीज, आप कोशिश करें कि आप सभी परमिशन को सेम टाइम स्टैम्प के साथ प्रोसेस कर सकें, क्योंकि होगा क्या, बाद में किसी एक ही ग्राउंड के लिए दो पॉलिटिकल पार्टी ने अप्लाई कर दिया, वो एलिगेशन लगाएंगे आपने इंटेंशनली किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की परमिशन को अप्लाई किया, एक्सेप्ट किया, हमारी रिजेक्ट किया। तो आप एटलीस्ट सिस्टम के थ्रू उनको दिखा पाओगे कि इनकी परमिशन रिक्वेस्ट इस टाइम स्टैम्प पे आई थी। अगर पॉलिटिकल पार्टी ने खुद अप्लाई किया है तो वहां पे डेट और टाइम आपको दिखता रहेगा कि किस टाइम उसने अप्लाई किया था। तो इन सारे इश्यूज से आप बच जाओगे। सो प्लीज इंश्योर कि आपके पास जितनी परमिशन है आप उसको मैक्सिमम कोशिश करो कि सब पहले वो आपको ऑनलाइन मोड में मिल जाए। अब ऑफलाइन अगर आ जाता है तो आप सिस्टम में उसको इंस्टेंटली डिजिटाइज करो, सो दैट बाद में आपके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन ना आए कि आपने इंटेंशनली किसी पार्टी को फेवर किया। अब फॉर एग्जांपल मैंने 10 को डेट और टाइम यहाँ पे मेंशन कर दिया, फॉर्म आ गया हमारे पास। इवेंट हमारा स्टार्ट होना था 12 को और खत्म हो रहा है 13 को। लोकेशन अगर हमने जैसे टेस्ट लोकेशन हमने रायपुर की ऐड कर रखी है, अगर नहीं भी है तो ऐड मोर लोकेशन पे क्लिक किया, टेस्ट लोकेशन PCI करके इस फॉर्म को सेव कर दिया और हमारा फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इसकी एक रेफरेंस आईडी होगी और जिस भी पर्टिकुलर नोडल ऑफिसर्स को इसकी इंटीमेशन जानी है उनके एनकोर नोडल ऐप पे वो इंटीमेशन चली जाएगी। इस तरीके से ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। अब जब प्रोसेस करने की बारी आएगी, परमिशन में गए आप, एक्सेप्ट रिजेक्ट में गए, आपको वो फॉर्म यहाँ पे दिख जाएगा 21 AC 12। आप जैसे इसे एडिट पे क्लिक कीजिए, अभी आपको दिख जाएगा कि नोडल ने इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है नोडल उस समय ऐप पे रिप्लाई ना कर पा रहा हो, लेकिन आपको व्हाट्सएप या व्हाट्सएप के थ्रू आपको इमेज भेज दी कि आप इस परमिशन को ग्रांट कर दो। तो आप आरओ लॉगिन से चाहो तो उसकी जो भी डॉक्यूमेंट उसने भेजा है आप उसको ऐड करके अपलोड कर दो, तो यहाँ पे जो नोडल का एक्शन है वो दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आप इस परमिशन को चाहो तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट मार्क कर सकते हो। जैसे ही आप एक्सेप्ट रिजेक्ट मार्क करोगे, जिस भी मोबाइल नंबर से परमिशन अप्लाई हुई होगी उस पे एक मैसेज जाएगा कि आपकी परमिशन प्रोसेस हो गई है, जिसको कि आप सुविधा के पोर्टल से व्यू करके डाउनलोड कर सकते हो। ये एंड टू एंड प्रोसेस था जो कि आपको करना है। अब 1 by 1 अगर आपको कोई डाउट हो इस प्रोसेस में तो बिफोर 2 PM आप पूछ सकते हो, बिकॉज वी हैव टू क्लोज दिस सेशन। ऑफलाइन एप्लीकेशन आता है और सर 1 by 1 प्लीज। NIC सर के पास जो जा रही है रिक्वेस्ट, एक तो फिर से बता दीजिए उसको प्लीज। क्या चीज? जो परमिशन किसी नोडल ऑफिसर के पास जा रही है, जो डिपार्टमेंटल नोडल ऑफिसर है, तो सर जो अभी बताया आपने, अभी जो बताया उसको रिपीट कर दीजिए नोडल ऑफिसर का।
सर नोडल ऑफिसर के पास जब जाती है ना, जैसे ही आप नोडल ऑफिसर का नंबर जब रजिस्टर करोगे ना, तो उन्हें मैसेज जाएगा कि उन्हें एनकोर नोडल ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है। सर प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर। सर भोपाल से क्वेश्चन था सर। निशु कश्यप सर प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, मुझे मेरी आवाज वापस रिपीट आ रही है आपकी तरफ से। सर भोपाल से क्वेश्चन था सर भोपाल ऑफिस से आपकी आवाज बहुत इको कर रही है, जस्ट बिकॉज आपके यहाँ 2 डिवाइस से ज्वाइंट है। थैंक यू। तो सर जब भी किसी नोडल ऑफिसर का नंबर रजिस्टर किया जाता है ना, तो उसको एक मैसेज जाता है कि उसको ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है। ऐप में वो अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी के थ्रू सिंपली लॉगिन कर लेगा। अब फॉर एग्जांपल इस इमेज से समझने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी एप्लीकेंट ने यहाँ से एक परमिशन अप्लाई की वीडियो वैन की। अब सीओ ऑफिस ने मास्टर डेटा में मेंशन कर रखा है कि ये परमिशन जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगी आरओ लेवल पे, तो ये फॉर्म यहाँ पे आएगा। अब चेक करेगा कि किस नोडल ऑफिसर को इसमें कंसेंट जाना है। अब उस नोडल ऑफिसर, वो फायर डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, उन सबको उनके मोबाइल ऐप में एक परमिशन दिखाई देगी और वो फिर उसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या ऑब्जेक्शन मार्क कर सकते हैं। जो भी वो मार्क करेंगे वो आरओ को अपने डैशबोर्ड में दिख जाएगा। जो अभी मैंने किया था वो उस केस में बताया था कि अगर नोडल ऑफिसर किसी ऐसी जगह है कि वो ऐप नहीं यूज कर पा रहा है और उसने परमिशन की फोटो क्लिक करके आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दी, तो आरओ क्या करेगा, वो लेटर जो है सिस्टम में अपलोड कर देगा नोडल के बिहाफ पे। फिर वो अपने लॉगिन से परमिशन जो है एक्सेप्ट रिजेक्ट करना चाहे तो कर सकता है। हेलो, ठीक है सर। हेलो जी सर। सर कंप्लेंट एक इशू है इंदौर से। सपोज यहाँ पे 2 पार्टीज एक ही समय पर ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर परमिशन मांगती है, तो हमें किसको कैसे डिसाइड करेंगे? सर ऑनलाइन वाली तो ऑलरेडी डिजिटाइज फॉर्म में आप आएगी, उसी को प्रिफर कर लीजिए। ऑफलाइन वाले को तो आपको खुद ही डिजिटाइज करना पड़ेगा ना। हाँ, पर परमिशन मतलब पहले किसको दे? अगर एक ही प्लेस के लिए, मान लीजिए एक ही गार्डन के लिए या एक ही कोई सर अगर लोकेशन सिस्टम में टाइम स्टैम्प पहले जिसका जनरेट होगा, अगर आपको ऑफलाइन वाली ऐसा, तो अगर सिस्टम में ऑलरेडी किसी ने अप्लाई कर रखा है, आप जब भी अप्लाई करने जाओगे ऑफलाइन, तो बट ऑब्वियसली उसका टाइम स्टैम्प पहले होगा ना। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। सर वन बाय वन प्लीज। एप्लीकेशन में ईमेल आईडी डालते हैं तो उनको कंसेंट जाएगा कि इसको रिजेक्ट ही आपसे एक्सेप्ट हुआ है? सर उसके मोबाइल नंबर पे जाता है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा ना उस फॉर्म में, जो कि मैंडेटरी है, उस पे मैसेज जाएगा अप्लाई होने के बाद भी और एक्सेप्ट रिजेक्ट होने के बाद भी। सर भोपाल से Anybody else? गुजरात छत्तीसगढ़ से बोल रहा था जो आप दिखा रहे थे सर लास्ट में। सर गुजरात छत्तीसगढ़ से बोल रहा था सर। बताइए सर, आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं एक एक करके नाम कॉल कर ले रहा हूँ। किसी को परमिशन जारी होता है, हाँ, तो उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है कि हम अपना फॉर्मेट बना के उसको अपलोड कर सकते हैं। सर सीओ ऑफिस जब मास्टर डेटा बनाता है ना, तो उसमें जो भी स्पेसिफिक स्पेसिमेन कॉपी है उसको अटैच कर सकता है। जो ग्रांट करने का फॉर्मेट है वो आप आरओ ऑफिस से अपलोड कर सकते हो। दैट इज टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉल, उसमें आईटी कहीं आपको कहीं रोकेगी नहीं। ठीक है, जनरेट जैसे अपन अपलोड नहीं करते जनरेट होता है, उसमें जनरेशन का तो होगा ना, जो अनुमति मिलती होगी उसको तो। हाँ सर, सिस्टम से भी जनरेट हो सकता है, वो वहां से डाउनलोड हो जाएगा सुविधा में। जब यहाँ से आप ग्रांट कर दोगे ना, तो उसकी कॉपी वहां से जनरेट होगी। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में अटैच करके भेजना चाहते हो, तो वहां पे फाइल अटैच करने का ऑप्शन है, आप उसको अटैच करके जो है ग्रांट कर सकते हो। ठीक। संजय सिंह सर। हेलो सर, सर परमिशन फॉर्मेट का कुछ प्रारूप है क्या सर?
परमिशन का? सर ये प्रारूप सारे सी ऑफिस के पास हैं, दे विल कम्युनिकेट टू यू। सर जैसे हमने किसी नोडल अधिकारी के पास भेजा है एनओसी के लिए, तो उसके पास वो एक क्लिकेबल बटन के फॉर्म में जाएगा कि एक उसके पास एक नया फॉर्म जनरेट होगा जिसको फिल करके साइन करके वापस भेजेगा अपलोड करके? सर क्लिकेबल फॉर्म में भी रहता है, फॉर्मेट भी अगर सी ऑफिस ने अटैच कर रखा है तो वो फॉर्मेट भी वो डाउनलोड कर सकता है, दोनों जाएगा। वो हमारे स्टेट से डिफाइन होगा, स्टेट लेवल से कैसी प्रक्रिया रहेगी? हाँ वो सी ऑफिसर डिसाइड करेगा, वो अगर मास्टर डेटा बना चुके हैं तो ऑलरेडी वो उसमें फॉर्मेट प्रिस्क्राइब कर चुके होंगे। पुष्पराज सिंह सर। सर परमिशन सर कब से स्टार्ट होगा एमपी में? सर आई एम कॉलिंग द नेम प्लीज वन बाय वन। पुष्पराज सिंह सर। सर मेरा निवेदन था, आपने अभी लास्ट में जब परमिशन की जब बात चल रही तो आपने कुछ फाइल अपलोड करने के लिए एक्सेप्ट के टाइम पे आपने कुछ बताया था कि 2 फाइलें अपलोड करनी है। वो 2 फाइलें सर कौन कौन सी होंगी सर? सर 2 फाइलें नहीं थी, एक ही होंगी। वो मैंने यहाँ 2 सिर्फ इसलिए की, वो उस कंडीशन में कि अगर नोडल ऑफिसर किसी ऐसी जगह है जो मोबाइल ऐप के थ्रू वो नहीं कर पा रहा है तो उसने फाइल आपको व्हाट्सएप पे भेज दी। अब आप उसके बिहाफ पे नोडल वाली फाइल अपलोड कर दोगे, फिर आप खुद जब एक्सेप्ट रिजेक्ट करोगे तो उस समय अपनी फाइल अपलोड करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सको। ठीक है? मेरा ये वो परमिशन ऑर्डर रहेगा ना सर? वो परमिशन आरो थानला से बोल रहा हूँ ना सर वो? ठीक है। आरो ये अभिषेक शर्मा सर। सर मैं एक एक करके नाम बुला रहा हूँ, प्लीज पैनिक न करें। हेलो जी सर, अभिषेक शर्मा बोल रहा हूँ सर, आरो आसिन से सर। सर जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें पोलिंग स्टेशन जैसे 5 पोलिंग स्टेशन हैं तो इसमें नोडल अधिकारी जो लोकेशन में क्या एंट्री होगी, ये समझ नहीं आया मेरे को सर। सर लोकेशन में सिर्फ जैसे कोई आपके यहाँ कोई बड़ा ग्राउंड है या कोई हॉल है जो कि पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग वगैरह के लिए यूज करती है, जैसे कोई मैदान हो जो कि रैली वगैरह के लिए यूज की जाए, अगर आप स्पेसिफिकली डालना चाहते हैं तो उसको डाल सकते हैं। और सर पोलिंग स्टेशन एंट्री तो अनिवार्य है, पोलिंग स्टेशन एंट्री करनी पड़ेगी, और नोडल के अंदर क्या एंट्री होगी सर? पुलिस नोडल के अंदर सर उस डिपार्टमेंट का नोडल ऑफिसर जो होगा उसकी डिटेल होगी। पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन की डिटेल आपको एंटर करनी होगी। वो रिस्टोर कर दो। अच्छा, नोडल के अंदर जैसे पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी एंट्री करके अपडेट करना है ना सर? सर वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सी ऑफिस ऑलरेडी, जैसे जो भी डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड होगा वो सी ऑफिस क्रिएट कर देगा। आपको सिर्फ उस डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर जो आपकी विधानसभा में होंगे उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नाम मेंशन करना है, बस और कुछ नहीं। ओके सर। रोहित सिंह असवाल। सर परमिशन के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन आते हैं तो प्रायोरिटी किस आवेदन को देना है सर? सर टाइम स्टैम्प के बेसिस पे कीजिएगा। नहीं सर, कभी एक ही लोकेशन के लिए 2 अलग अलग आ गए सर, एक ने ऑनलाइन कर दिया, एक ऑफलाइन ऑफिस में आ गया, तो अब उसमें सर बेसिकली देखिए सर, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ना ये टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव है, इट्स नॉट आईटी पार्ट, तो बेटर सी ऑफिस आपको इंस्ट्रक्ट कर देगा इसके लिए। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। रोहित सिंह। सर हाँ जी सर ये नोडल ऑफिसर जब हम बनाएंगे तो ये सर किस ऐप में परमिशन देंगे? सॉरी? हाँ सर, नोडल ऑफिसर जब हम बनाएंगे सर परमिशंस के लिए तो ये परमिशन कैसे देंगे सर? इनको कोई ऐप डाउनलोड करना है क्या? सर जब आप उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे ना तो उनको लिंक जाएगा कि किस कौन सा ऐप उनको डाउनलोड करना है। वैसे प्ले स्टोर पे एनकोर नोडल ऐप पड़ा हुआ है, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ शैलेंद्र कुमार सिंह पनवार। एक और सवाल था सर एक ही नोडल को हम क्या अलग अलग विधानसभा के लिए बना सकते हैं क्या? नहीं सर, अगर मोबाइल नंबर अलग अलग है तो आप एक ही को बना सकते हो। एक मोबाइल नंबर अलग अलग होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। जी सर। शैलेंद्र सिंह पनवार। सर ये परमिशन वाला जो ऐप है, ऐप की जगह पोर्टल भी रहेगा क्या? सर नोडल के लिए कोई पोर्टल नहीं है, आरओ पोर्टल के थ्रू ही करेंगे। नोडल को ऐसा ही करना पड़ेगा सर? हाँ नोडल के लिए सिर्फ ऐप है, क्योंकि सर सिर्फ एनओसी प्रोवाइड करना या ऑब्जेक्शन मार्क करना, इसके अलावा नोडल की कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इलेक्शन प्रोसेस में। सर ये ऑनलाइन सुविधा पे परमिशन कब से कंपलसरी है एमपी में? सर ऑलरेडी कल इलेक्शन अनाउंस होने के बाद पॉलिटिकल पार्टी